कहते हैं 1 मिस्टेक आर्मी, मैं कहता हूँ 100 मिस्टेक्स आर्मी। आर्मी जो है एक पेशा नहीं है, इट्स नॉट अ सर्विस, इट्स अ कॉलिंग। जज्बा क्या है? 2 बंदे निकले तो पहलगाम हुआ, उसने 2 बंदे रोके तो कितने पहलगाम रोके। आज के गेस्ट हैं रिटायर्ड जनरल राज शुक्ला सर, जिन्होंने अपने 40 साल के मिलिट्री करियर में आर्मी के अंदर कई सारे इंटरनल रिफॉर्म्स लाए। आज वो यूपीएससी के मेंबर हैं, वही यूपीएससी जो आईएएस आईपीएस जैसे ऑफिसर्स सेलेक्ट करता है, और उनका मिशन है भारत के फ्यूचर लीडर्स को तैयार करना। आप दिल्ली में बैठ के ईमेल छोड़ दें, ये छोड़ दें, आर्मी में ईमेल नहीं चलती है, यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। फॉर ऑल इट्स गुडनेस, आर्मी इज आल्सो अ वेरी कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशन। चेंज आसानी से नहीं आता है। सर ओएल क्यों क्या है? Does he want to come first in cross country, which is good, but he must also ensure कि जोश रन में जो टीम है 10 के 10 साथ लेके आए, नंबर 4 पे भी आए बट साथ लेके आए। So this is all क्यों? अच्छा आपने रिसर्च कहाँ की है? बड़े अच्छे सवाल सर। नहीं सर, जो वुमेन ऑफिसर्स का कॉन्सेप्ट इंडियन आर्मी में जब आया था सर, वो एक तो किन चैलेंजेस के साथ आया था। Should you see women as from the prism of gender balancing or as talent pool? आपके समय पे जो लोग फौज ज्वाइन करते थे, अभी जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, दोनों में सर क्या डिफरेंस आपको दिखता है? हमारी प्रॉब्लम क्या होगी इंडिया में? हम 35 साल तक एग्जाम ही दे रहे हैं, स्कूलिंग कभी हमारी एग्जाम ही खत्म नहीं होती। तो जितनी जल्दी आपकी स्कूलिंग खत्म हो, आपका एजुकेशन शुरू। द ह्यूमंस वर ऑलवेज ऑन टॉप ऑफ द फूड चेन बिकॉज आवर ब्रेन वाज देयर। एआई इज चैलेंजिंग दैट फूड चेन। चाइना इज स्पेंडिंग $783 बिलियन, हम $40 बिलियन। आर द फ्यूचर इज नॉट क्लियर फॉर यू? वेयर इज आवर प्राइवेट सेक्टर? सरकार करते रहते हैं। अरे आपने भी तो कुछ लगाना है हुजूर। द क्वेश्चन इज नॉट व्हाई डोंट वी स्पेंड इन आर एंड डी, द क्वेश्चन इज व्हाई डोंट वी सी वैल्यू इन आर एंड डी। इंडियन आर्मी में एआई का इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है? Today technology is not AI, it is at the convergence of everything. सर मेंटल हेल्थ इश्यूज सर, ये काफ़ी देखने को मिलते हैं। It's a problem which we must acknowledge and deal with them and we do it. But मैं इसको समस्या के दर्जे में नहीं करूँगा। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू, आपको बहुत बधाई। रॉ एंड रियल का ये पहला एपिसोड है, तो शुभकामनाएं आपको, आपके दर्शकों को। लंबा चले आपका पॉडकास्ट। आई एम वेरी ग्रेटफुल सर कि मेरे पहले एपिसोड पे आप आए हैं, उसके लिए। You don't have to be grateful. I'm fortunate to be on your podcast, and when you hit 100 podcasts and grow to $1 billion, हमको भूलिएगा मत, दोबारा आमंत्रित करिएगा। श्योर सर। तो सर शुरुआत की बात हो रही है अभी, तो आपके सर करियर की शुरुआत कैसे हुई थी? आपने आर्मी का सपना कैसे देखा और आगे की जर्नी फिर कैसे शुरू हुई, और एनडीए से लेकर के अभी लेफ्टिनेंट जनरल तक की जो जर्नी रही वो कैसी रही? तो देखिए, मैं क्या कहते हैं, एक मध्यम स्तर के परिवार से था। मेरे पिताजी जो थे एयरफोर्स में थे, तो पैसे तो ज़्यादा नहीं थे, बट जो आकांक्षाएं थीं वो आसमान छूती थी। द एम्बिशंस वर बिग। और जैसे मैं आपको ऑफलाइन बता रहा था, मेरे जो पिताजी थे बड़े नॉन एम्बिशियस थे। उन्होंने मेरा कभी क्लास में रिपोर्ट कार्ड नहीं देखा, कभी पूछा नहीं कि क्या पोजीशन है। चुपचाप पता करते हो तो पता नहीं, बट मेरे को कभी उनसे फटकार नहीं लगी कि ये मतलब कि फर्स्ट क्यों नहीं आए, सेकंड क्यों नहीं आए। बट मैं पढ़ने में ठीक था। बेंगलोर में सफायर्स में था, फिर बेंगलोर में सेंट जोसेफ्स में था, फिर नियर लखनऊ में था, फिर मैं गया यूपी सैनिक स्कूल। और perhaps because my father was in the Air Force, I dreamt of the military. And पहला एग्ज़ाम मैंने दिया एनडीए का, पहले अटेम्प्ट में पास हो गया, तो कभी कोई और एग्ज़ाम ही नहीं दिया। I haven't given a second exam। अब इसको आप गुड फॉर्च्यून, बैड फॉर्च्यून, जो भी कहें। So I went into the NDA और आई वॉज एन एयरफोर्स कैडेट, बट उस टाइम एक स्कोलियोसिस करके मेडिकल टेस्ट होता था, स्पाइन का एंगल। वो मेरी स्कोलियोसिस वाज नॉट करेक्ट। बाद में वो रिलैक्स हो गया, और आर्मी ज्वाइन करने के बाद आई फ्लू हेलीकॉप्टर्स। सो माई फ्लाइंग पैशन केम थ्रू द आर्मी, बट आई कुडंट जॉइन द एयरफोर्स। बट आई हैव नो रिग्रेट बिकॉज द आर्मी इज अ फार बेटर सर्विस देन द एयरफोर्स। जिंदा दिल सर्विस है। और बड़े लोग, मतलब मैं जब अपने 44 साल को देखता हूँ तो मेरे को तो बड़े अच्छे लोग मिले। लोग कहते हैं 1 मिस्टेक आर्मी, मैं कहता हूँ 100 मिस्टेक्स आर्मी। जब तक यू प्रूव योर सेल्फ कंक्लूसिवली दैट यू आर अ फूल, देयर आर एनफ गुड पीपल टू टेक केयर ऑफ यू। आर्मी जो है एक पेशा नहीं है, इट्स नॉट अ सर्विस, इट्स अ कॉलिंग।
देखिए, this is the only profession in the world where if I am a colonel, you're a lieutenant, I will send you to war, you will give your life to me just on trust और मेरी जुबान पर, my word, there's no written instruction. Constitution में कहीं लिखा तो नहीं है कि you will die for your country, but people do. So it's a profession. It's not a profession, it's a calling. It's an ethos, it's a way of life. और ये तब तक आप नहीं समझेंगे जब तक आप फौज में हैं ना. So I think I was in the best profession in South Asia, if not the world. And I'm genuinely saying so. With great, you can see from the way I say it. And I rose to be an army commander, which is the best you can hope for. There are 7 army commanders. One of them is lucky enough to become a chief, but there are 7 army commanders. Uske baad I'm in the UPSC, so I have no regrets. So, I mean, that is my story. But within this, I can tell you what the army told you was one. कि यार जो करो जज्बे से करो, and you must excel. हॉकी खेलो तो excel, फुटबॉल खेलो तो excel करो, डिबेट करो तो जीतो, पेट्रोलिंग करो तो अव्वल दुश्मन को मात दो. So you are taught to win. 71 में या 1982 में आई पास्ड आउट फ्रॉम IMA. वो गोल्डन जुबली कोर्स था, तो हमारे गोल्डन जुबली कोर्स में 2 पासिंग आउट परेड्स हुई बिकॉज इट वाज गोल्डन जुबली. एक में इंदिरा गांधी जी आई थी, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, एंड एक में मानेकशॉ साहब आए थे, फील्ड मार्शल मानेकशॉ. मानेकशॉ ने हमको बात कही, मेरे को अभी तक याद है. He said, in my career, I have seen defeat, 1962, 1962, and I have seen victory. He led India to victory in 71. He said, any other service, you can have runners up. In the army, there can be no runners up. He said, अगर आप हारोगे, नंबर 2 पोजीशन पे आओगे, तो तुम्हारी घरवाली है ना, वो भी दरवाजा नहीं खोली. He was perhaps talking of his own wife. He said, even your wife will not open the door if you. So उससे सीख मिली that you must always win. You must and win fairly. तो मैंने ये जो सीखा फौज से कि यार जो करो निष्ठा से करो, डिलिजेंस, उसमें एक्सीलेंस होना चाहिए, एंड यू मस्ट ट्राई एंड विन. तो ये मतलब कहानी है मेरी और फौज की कहानी है. जैसे मैंने कहा, सबसे बड़ी बात ये है, इट इज ट्रस्ट. व्हेन अ कमांडिंग ऑफिसर सेंड्स अ सेकंड लेफ्टिनेंट, ही नोज कि शायद ये लौट के ना आए, तो ही मेक श्योर कि जब मैं इसको भेज रहा हूँ, इसके पास सब कुछ है जो इसके पास होना चाहिए. I will not commit you to war unless I see that you are resourced. It is trust. और ये कहीं किसी कोई चिट्ठी थोड़ी ना है, इसकी कोई कानून थोड़ी ना है. So it is trust, ethos, एक परंपरा है. So the army is a tradition, and that's what makes it unique. And it is a service which takes very good care of you. You have very good mentors. कितनी गलतियां हुई यार, but if they know that you are genuine, you're honest, they protect you. Your peers judge you well. Your subordinates judge you well. Achha, it's not that you have to be tough. I have been very tough with subordinates. You have to be tough because if you are not tough, they'll die. But yet you have been magnanimous. तो एक हर पेशे के अपने फायदे होते हैं, नुकसान होते हैं. But what makes the army unique is this. Leadership is ingrained in the army because you are meant to win. You don't always win, but so जब मैं देखता हूँ, when I look back at those 44 years, thank God I gave that exam. Thank God I didn't give any other exam. I think I've been very fortunate. And genuinely so, मैं दिल से कह रहा हूँ कि I really have enjoyed these 44 years. एनडीए के बाद से पहली गलती सर कौन सी हुई थी आपसे, जो आपके सीनियर्स ने एडमायर किया हो, फिर सलाह दिया हो? गलतियाँ तो रोज होती थी यार. कोई सर पहली गलती जो याद आए आपको, रिकॉल? पहली गलती कौन सी? क्योंकि सर आपने भी गलती की बात की. हाँ बिल्कुल, तो गलतियाँ बहुत होती definitely. थी. अच्छा, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ विच यू फील गिल्टी. मेनी इयर्स व्हेन आई वाज कमांडिंग द डिवीजन, अब मैं मेजर जनरल हो चुका था, तो एक मेरे कर्नल जीएस ने मेरे को बताया कि सर ये पेट्रोल जो जा रही थी,
इस पे फायर आया है एंड इट हैज़ टेकन कवर, इट इज़ नॉट मूविंग। तो 3-4 घंटे बाद मैंने पूछा यार क्या हुआ उसको, व्हाई इज इट नॉट मूविंग, शुड मूव नाउ 3-4। तो उन्होंने कुछ बोला होगा और एक प्रेशर जाता है एंड देन द पेट्रोल मस्ट हैव मूव्ड एंड द ऑफिसर गॉट शॉट। तो उस समय ये लगा कि शुड यू प्रेशर फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स लाइक दिस, इस किस्म की चीज़ें होती हैं। आप देखिए पेट्रोलिंग वगैरह में क्या है कि आप कितनी भी ट्रेन कर लें, जब वो पहला फायर आता है ना तो सब पीपल टेक कवर, ये वो। अब फायर कारगर है, यू हैव टू मूव, दिस इज वेयर ऑफिसर लीडरशिप कम्स इन। अनलेस द ऑफिसर टेक्स द फर्स्ट स्टेप, बाकी हिलेंगे नहीं। एक बड़ी अच्छी किताब है, आप बुलाइएगा जनरल दुआ को, चुन्नी लाल, द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव। अब आप देखिए ये जो चुन्नी लाल जैकलाई का एक लड़का है जो बाद में जेसीओ बनता है, भदरवा JNK, सिंपल। देश के पास 4 पदक हैं फॉर हाईएस्ट गैलेंट्री, सुप्रीम गैलेंट्री। 4 में से चुन्नी लाल विंस 3 अपने जो करियर में। 3 सबसे पहले सियाचिन में ही इज विद बाना सिंह ऑफ PVC फेम, परमवीर चक्र फेम, और बाना सिंह के साथ इसको मिलता है सेना मेडल गैलेंट्री। बाना सिंह जब इसको देखता है चुन्नी लाल को, कहता है ही इज फेयरलेस, इसको डर लगता ही नहीं है। अब ये बताइए ये क्वालिटी कहाँ से आती है? ही इज टेलिंग हिम अबाउट चुन्नी लाल देन। जो कोर कमांडर थे उस टाइम, जनरल समी खान, व्हेन ही हर्ड ऑफ हिज स्टोरी ही कॉल्ड हिम एंड सेड, चुन्नी आपने वो किया है जो देवता भी ना कर पाए, दैट मीन्स योर वैलर वाज गॉडली। This same boy years later wins the Veer Chakra in an insurgency situation. तो 2 हो गए and finally he attains martyrdom. वो अपनी उनको शहादत प्राप्त होती है when उनको एक काउंटर इन्फिल्ट्रेशन पोस्चर में डिप्लॉयड है और उसको कहीं खबर मिलती है कि 2 बंदे निकल गए। अब उस बंदे का जज्बा देखो, वो कहता है निकले कैसे, मेरे को ये टास्क दिया था कि ये 2 बंदे निकलेंगे नहीं, और उसको जानता है कि वो मौत की ओर जा रहा है। कोई फॉरेस्ट सा कवर है, उसमें वो घुस जाता है कि ये बंदे कहाँ हैं। उनको ढूंढने के चक्कर में गोली लगती है और वो बेचारा ही passes away and he gets the Ashok Chakra posthumous, which is the highest award for gallantry. अब आप देखिए जज्बा क्या है। 2 बंदे निकले तो पहलगाम हुआ, उसने 2 बंदे रोके तो कितने पहलगाम रोके। और ये एक बड़ा साधारण लड़का है। एंड जो किताब लिखते हैं जनरल दुआ कहते हैं, यू हैव टू नो दिस बॉय, हिज वैलर वाज स्पिरिचुअल, अंदर से आता था। उन्होंने कहा था जनरल समी खान ने कि देवताओं के समान है जो आपने किया। अब ऐसी कितनी कहानियां हैं फौज में। सो इट्स नॉट माई स्टोरी, इट इज द स्टोरी ऑफ some decisions you take, right, wrong, but every time you have to lead from the front and you feel guilty because each decision leads to such kind of things. And they are full of these decisions. So mid career में ये था, young career में you personally have to leave. The difference from the army and everywhere else is, बाकी आप हुक्म दे सकते हैं, आप दिल्ली में बैठ के ईमेल छोड़ दें, ये छोड़ दें। आर्मी में ईमेल नहीं चलती है, यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। यू कांट गिव एन ईमेल कि भाई आप जाओ उसको कैप्चर कर लो, यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। That helps you in middle ranks. Senior ranks में the challenges are altogether different. Senior ranks में as an army commander, corps commander, it was to drive technology down to the armed forces, to bring change. For all its goodness, army is also a very conservative organization. Change आसानी से नहीं आता है. So at each level, the changes, the leadership challenges are different. पहले it is leading from the front, it is doing patrolling where field craft well में artillery में था तो आप guns कैसे चलाते हैं, accuracy क्या है उनकी, वो सब mid career level you have to lead. You do it at a battery level first, 200-300 आदमी, then 800, you lead 800 men, then the brigade will be about 2,500, a division is more, 5,000, then you start various arms, artillery, infantry, armor, उनको समझना, उनका तालमेल as an army commander, everybody. And then you lead tri-services, Air Force, Navy. So, और अंत में it is not only just about soldiering, it's about geopolitics. आपको भू राजनीति का ज्ञान होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए,
तो इफ देयर इज वन प्रोफेशन वेयर यू नीड टैलेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, जिसमें प्रतिभा की बहुत आवश्यकता है, इट इज द आर्म फोर्सेस, नेशनल सिक्योरिटी। ये बिल्कुल लोगों का ये जो धारणा है ना कि फौज में दिमाग नहीं चाहिए, आप आइए आपको पता लगेगा कितना दिमाग चाहिए। सो यू हैव टू बी ब्रेन एंड ब्रॉन। एक सेइंग है, थिंक लाइक अ मैन ऑफ एक्शन, एक्ट लाइक अ मैन ऑफ थॉट। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। प्रॉब्लम क्या आ जाती है, जैसे हमारे समाज में व्हेन यू ड्रॉ अ डिस्टिंक्शन, समबडी सेड that if you draw a very sharp distinction between your soldiers and your scholars, you will have your fighting done by cowards and thinking done by fools. इस पे गौर करें आप। So ultimately leadership is brain brawn का समन्वय, networking, understanding human beings। आपके लिए एक अलग किस्म की लीडरशिप चाहिए, इनके लिए अलग किस्म की लीडरशिप चाहिए। कोई कैरेट से मानता है, कोई स्टिक से मानता है। No, this is all leadership. But at the end of the day, a leader is somebody who's magnanimous. I can push you, I can drive you, but when it comes to taking large, I have to be magnanimous. You can't be petty. मैंने कभी किसी को पनिश नहीं किया, बिल्कुल जोर बहुत डाला है लोगों पे, because you have to put pressure for work. But I can't remember anybody whom I punished. जबकि धारणा क्या होगी कि आर्मी में बड़ा डिसिप्लिन है वो। So you lead by persuasion, advocacy, example, not by punishments, even though the powers are there. I don't recall having punished anyone. अब कल कोई आ जाए आपके पॉडकास्ट पे कि नहीं सर ने मेरे को पनिश किया था। I don't. So it's a amalgam of leading from the front, wisdom. See, if you are wise, if you are informed, your subordinates will respect you. तो हवा में बोलोगे, कुछ ज्ञान नहीं है तो क्या रिस्पेक्ट? सो लीडरशिप इज अर्न्ड, इट कैन नॉट बी डिमांडेड, इट मस्ट बी कमांडेड। यस सर। मैं ये भी मानना है यार कि द फंडामेंटल एट्रीब्यूट ऑफ लाइफ इज लीडरशिप। इट इज नॉट हाउ वेल यू डू इन एकेडमिक्स, वो सब ठीक है, बट ऑल दैट अल्टीमेटली हैज टू चेंज इनटू व्हाट पीपल से विवेक, विजडम। ऑल नॉलेज इज यूजलेस इफ इट डजंट कन्वर्ट इनटू विजडम। And in the very senior ranks, you have to be very nuanced. एक बड़ा अच्छा शेर है कि मुख्तसर सी जिंदगी अजब अफसाने हैं, यहाँ तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं। So you have to fire the arrows, और birds मरनी भी नहीं चाहिए। So I'm saying in what sense? You have to be agile, fleet-footed, know what to do when. So the fundamental elixir of life is leadership, netritva. अब it cannot be defined. What works for me will not work for you. आपकी शख्सियत अलग है, मेरी शख्सियत। So leadership is something you discover, as you cross the river by feeling the stones. It has to be discovered. जिस दिन आप सोचोगे मैं बड़ा लीडर बन गया हूँ, अगले दिन एक चपत गई। एक और चीज मैं आपको बताऊं, that sooner adversity comes in your life, better for you. I would wish that my son gets extreme adversity while I'm alive. किसी ने कहा है, तुंडइये मुख्तलिफ से ना घबरा ऐकाब। द पोएट इज टेलिंग द बर्ड, तुंडइये मुख्तलिफ, एडवर्स विंड, तुंडइये मुख्तलिफ से ना घबरा ऐकाब बर्ड, ये तो आया है तुझे और ऊंचा उड़ाने के लिए। सो द एडवर्सिटी, सूनर दैट इट कम्स, एंड इफ यू आर स्मार्ट, यू विल यूज इट टू वॉफ्ट इवन हायर। सो सूनर द एडवर्सिटी, बेटर फॉर यू। Greater the adversity, better the leader. And मैं moralize नहीं कर रहा हूँ, मैं आप करके देख लेना। Yes, sir. And therefore you will find people from protected families, well-to-do families are less likely to do well. Not universally, but आप देखें people who come from, look at the Prime Minister, so many other people, they tend to do better in life because they see adversity. उनमें वो एक जज्बा होता है। और दूसरी बात, मैं आपको उल्टी बात, लोग कहते हैं सिद्धांत डोंट मैटर, बिल्कुल मैटर करते हैं। आई से ऑनेस्टी इज अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। डोंट बी ऑनेस्ट बिकॉज ऑफ द मोरालिटी ऑफ इट, बिकॉज इट पेज। बी ऑनेस्ट बिकॉज इट पेज, एंड यू मस्ट हैव प्रिंसिपल्स। इफ यू कीप कॉम्प्रोमाइजिंग, तुम में कुछ बचेगा ही नहीं। किसी ने कहा है, सुबह के चेहरे शाम तक ढल जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि बस मरते चले जाते हैं। मतलब यू फाइंड पीपल एट 60 कुछ बचा ही नहीं, इतने समझौते किए, एंड यू फाइंड पीपल एट 65 उनमें एक चमक रहती है, बिकॉज समझौते नहीं किए।
So it's a combination. But कब समझौता करो, क्या करो, this is all very personal. But I'm saying that all reading, all knowledge, it all is useless unless it converts into these leadership. Somebody told me कि knowledge is not or vidya is not knowledge, it is clarity. भाई 20 किताबें आप पढ़ें, 20 किताबें हम पढ़ें, उसमें क्लैरिटी क्या निकलती है, स्पष्टता, कब क्या करना है. तो ये सब चीजें हैं, यू नो, अबाउट लाइफ. नाउ आई कैन वैक्स एलोक्वेंट, और आपको सुनना पड़ रहा है ये सब. तो नहीं सर, दैट इज़ फाइन सर. ये जो क्लैरिटी वाली बात की ना आपने, वो सर कैसे आती है? मुश्किल बात है, बट यू आई डिस्टिंग्विश बिटवीन 10 पीपल बाय जजिंग देयर क्लैरिटी. आप प्रेजेंटेशन में जाएं, आपको आदमी 60 स्लाइड दिखाएगा, और भाई कहना क्या है, करना है क्या, 60 स्लाइड. एक बंदा होगा 12 स्लाइड दिखाएगा और बड़ा स्पष्ट होगा कि भाई करना क्या. नाउ दिस डजंट मीन दैट यू बी शैलो, प्लीज. यू हैव टू रियली गेट, गॉड लाइज इन द डिटेल्स. भगवान बारीकियों में है. द डेविल इज ऑल्सो इन द डिटेल्स. So it is not that you cannot be hardworking, you should not be hardworking, but there is clarity. Hard work का मैं आपको बताता हूँ. See, प्रतिभा is very important. Talent. मैं आपको 2 मिसाल देता हूँ. Mr. B.R. Ambedkar. Look at the vision of the man and then see his talent. जब UPSC बन रहा था तो अम्बेडकर साहब ने कहा, उस समय ये बात हो रही थी, should you continue with the Federal Commission, जब हमको आज़ादी मिली तो बात हो रही थी भाई इसको रखें ना रखें. उन्होंने देखो क्या बात कही. He said, in a country where jobs are given by acquaintance and सिफारिश, you need a body like the UPSC. मेरे फादर बताते हैं, he was selected for the Air Force. Even when he was selected, he had to come back, और लखनऊ में किसी से सिफारिशी चिट्ठी ले जानी पड़ती थी कि सिलेक्ट तो कर लिया आपने, बट मिश्रा जी जानते हैं, मिश्रा जी कह रहे हैं कि ये रमाकांत शुक्ला को मैं जानता हूं और ये काबिल है. तो इन यूपीएससी यू डोंट नीड सिफारिश, यू जस्ट नीड कॉम्पिटेंस. दिस वाज अम्बेडकर्स विजन. और देखिए अम्बेडकर साहब, इफ यू रीड हिज बायोग्राफी, सिंस ही वाज फ्रॉम अ डिप्रेस्ड क्लास, उनकी बायोग्राफी में लिखा है कि जब वो क्लास में जाते थे तो ही हैड टू सिट आउटसाइड, अंदर नहीं आ सकते थे. और he said, I used to strain my ears कि भाई प्रोफेसर कह क्या रहा है. एक चैप्टर है उनकी किताब में, नो पियन नो वाटर. मतलब जिस दिन पियन ना आए, क्योंकि he was not allowed to go to the normal tap, तो पियन पानी पिलाता था. तो जब पियन ना आए, no water. Such a boy was so talented कि despite these circumstances, he rises to be Columbia University, London School of Economics, foremost economist, lawyer, constitution लिखा आपका. अब ये है प्रतिभा. एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ. ये मेजर साहब एक पिक्चर बनी थी, पता नहीं आपने देखी ना, आपकी टाइम का हो गया. कौन सी? उसमें नफिसा अली वाज एक्टिंग विद अमिताभ बच्चन. ये एनडीए पे थी, मेजर साहब, आर्मी लाइफ. तो उसकी शूटिंग में एक दिन नफिसा अली का शॉट था 10 बजे करीब. तो 9:30 बजे पहुंची और अपना वो लाइंस देख रही थी. तो उन्होंने अपनी फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हर आई शी नोटिस्ड कि अमिताभ जी तो ऑलरेडी आ गए हैं. तो शी जस्ट आस्क्ड हर मेकअप मैन या जो भी था कि अमिताभ कितने बजे आए. 10 बजे शूट है. तो ही टेल्स हर हाफ मॉकिंगली कि मैडम वो 7:30 बजे आए और 20-30 टेक कर चुके हैं. एंड ही वाज ऑलरेडी अ सुपरस्टार. सो नफिसा सेज कि आई लर्न टू लिसन that Amitabh is so effortless on screen because he puts so much effort behind the screen. So even a superstar is diligent. So talent की एक मिसाल, diligence, hard work की दूसरी मिसाल. जिस दिन आपको ये ज्ञान हो जाए कि भाई मुझ में ये सामर्थ्य है, ये प्रतिभा है, ये टैलेंट है, और उसको मैं हार्ड वर्क से मजबूत करूँगा, उस दिन से आपके सितारे बुलंद होने लगेंगे. अब 2 गलत फहमियाँ होती हैं लोगों को. एक टैलेंटेड, सम पीपल नो एंड दे आर टैलेंटेड, बट हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं है. मैं इतना टैलेंटेड हूँ, उस दिन से आपका पतन शुरू, उस दिन से आपका पतन शुरू. एंड समटाइम्स पीपल जस्ट डोंट हैव टैलेंट. द कंट्री नीड्स एवरीबडी, बट इट नीड्स टू प्रायोरिटाइज टैलेंट. अब आप देखिए खेल क्या है आज. नेशनल सिक्योरिटी में खेल है एलॉन मस्क का, एलेक्स कार्प का,
Lakarpamika startups, they are beating NASA. Talent, agility, talent. Boeing, Lockheed को पिछाड़ दिया है. So talent is also important. किशोर महबूबानी एक हैं, वो कहते हैं that in the most competitive human laboratory in the world, USA, Indians do better than Chinese. भारत में जो इकोसिस्टम है वो उनको नहीं करने देता. उनका ये कहना है कि भारत में an average Indian, if the system allows his productivity to be even 25% of his Indian counterpart in USA, India's GDP will be $25 trillion. तो ये है प्रतिभा इकोसिस्टम. तो ये सारे खेल हैं. अब जो हमारी ये स्टेज है ना, हमारी आज जो राष्ट्र की इकोनॉमी की, अगर हमको ये अमृतकाल से गुजरना है, विकसित भारत बनना है, ये प्रतिभा में जीतना है, ये प्रतिस्पर्धा जीतनी है, तो टैलेंट, मेरिट, ये सब चीज़ें दे विल हैव टू किक इन. तो मैं तो बात कर रहा हूँ पर्सनली. इंस्टीट्यूशनली वी हैव टू इनकरेज टैलेंट, लीडरशिप, brain, brawn, thinking like a man of action, act like a man of thought, not draw those distinctions, false distinctions between soldiers and scholars. ये बड़े मसले हैं हमारे सामने. Your generation will deal with them. हमने तो जो करना था कर दिया. जी. सर, OLQ क्या है? Similar question. Very good question. Officer like qualities. तो ये हर स्टेज पे, see, I can do very well in academics, I can do very well in outdoors in India, but if I have to be in the top 10-20, I have to have OLQ. अब OLQ का judgment आपके subordinates करते हैं, आपके peers करते हैं, आपके superiors करते हैं. OLQ क्या है? चमचा ना हो. OLQ. He's not a carrier of tales. चुगलखोर ना हो. OLQ. When he's not being watched, what does he do? Does he want to come first in cross country, which is good, but he must also ensure कि जोश रन में जो टीम है 10 के 10 साथ लेके आए, नंबर 4 पे भी आए, बट साथ लेके आए. ऑफिसर लाइक क्वालिटीज. अब उसको आप कोई नया नाम दे सकते हैं. These are those intangible, tangible qualities which make leaders. किसी और प्रोफेशन में OLQ की जगह नहीं है, इसलिए लीडरशिप का दर्जा भी कम है. आर्म फोर्सेस में शुरू से यू आर टॉल्ड, भाई, if you're an officer, if you're leading men, it's not something which is given to you by birth. You have to earn it. So you should have superior qualities, इस तरह की qualities. Officer-like qualities, which are tangible, intangible. You may be a very sharp in your work, but if you cheat, if you crib behind people's back, if you are not a team man, you don't have OLQ. ये है OLQ. एक बड़ी, मेरे नज़र में तो बहुत important चीज़ है. So it's not just what you do, it is the kind of person that you become. So एक Abraham Lincoln का बड़ा अच्छा एक 2 lines हैं, to me that defines OLQ. Sell your brain and brawn to the highest bidder. अगर आप में कोई प्रतिभा है, कोई आप में खूबियां हैं, sell them. Sell them means not monetarily, you accuse of them, but never put a price tag on your heart and soul. There will be times you have to face this. बिल्कुल मैं इसमें विश्वास करता हूँ. सेल वॉट एवर ब्रेन एंड ब्रॉन, बट अगर कोई बोले कि साहब अपने आत्मा पे आप वो रख लो, कभी मत करना. दिस इज OLQ एंड यू विल बी चैलेंज्ड ऑन दिस इन योर लाइफ. यू विल बी चैलेंज्ड. ऐसे मौके आएंगे आपके सामने. यू हैव टू टेक दीज कॉल्स. सो दिस इज OLQ. अच्छा हुआ आपने रिसर्च कहाँ की है? बड़े अच्छे सवाल पूछ रहे हैं. नहीं सर, किसी को पता नहीं है, बिकॉज OLQ डिफाइंस द आर्म्ड फोर्सेस. यस सर. Which it makes it a calling and not a profession. जी. No court can comment on OLQ. Yes. But OLQ is very important. Manekshaw had high OLQ when he told the Prime Minister that हमको 8 महीने चाहिए. So many other instances of Manekshaw. He had high OLQ. Officer-like qualities. 1962 के हार के बाद they were looking for a corps commander in Tawang. सब हार गए थे, कोई जाना नहीं चाहता था. Manekshaw खुद कहते हैं कि they picked me up, the Chinese came to my rescue. मतलब अगर चाइनीज ने हमको हराया ना होता तो मैं कोर कमांडर थी. So they were looking for somebody to command the corps and he goes there.
अब आप देखिए, he goes there and he calls everybody and gives a one-line speech. He says, "Gentlemen, I have arrived. Henceforth there will be no withdrawals." बस वो चले जाते हैं. हम हारे हुए प्रधानमंत्री नेहरू जी ने उस स्पीच दे दी है, टाटा, असम, it was doldrums. उस माहौल में मानेकशॉ कहते हैं, "I have arrived, there will be no withdrawals." अब सब ट्रुप्स को वापस भेजना LAC पर, झड़पें अभी खत्म हुई थी, प्रोवोक. तो ये सब बातें जब दिल्ली तक पहुंचती हैं तो प्राइम मिनिस्टर नेहरू अलॉन्ग विद द देन चीफ जनरल चौधरी एंड इंदिरा गांधी, हु इज नोबडी बट नेहरूज डॉटर, दे ट्रैवल टू तेजपुर. और नेहरू ट्राइज टू टेल मानेकशॉ थ्रू जनरल चौधरी कि यार अभी तो हार हुई है, थोड़ा रुक जाओ, वी विल गो अप, बट अभी चीन को हम फिर प्रोवोक करेंगे, फिर हार होगी ये वो. तो जनरल चौधरी टेल्स मानेकशॉ थिंक्स फॉर अ व्हाइल एंड सेज, सर अगर मैंने कोर कमांड करनी है तो इसी तरह से करनी है. यू डोंट लाइक मी, सेंड मी बैक टू वेलिंगटन, बट मैंने करना है तो इसी टाइप से. अब देखिए उस शख्स की गट्स देखिए, 62 के. इंदिरा गांधी इज ऑब्जर्विंग ऑल दिस एंड शी टेल्स हर फादर क्वाइटली कि यार बाकी तो सारे जनरल्स हार गए हैं, पीछे आ गए, ये एक लड़ने को तैयार है, इसको लड़ने दो. बट अगर आपने पिक्चर देखी हो, ये जो अभी आई थी मानेकशॉ पे, जी सर, बहुत ही शानदार. इंदिरा गांधी की आंखों में the respect for Manekshaw starts developing then, कि ये अलग है, and that respect converts into politico-military convergence in 71. तो आप देखिए सिलसिला कहाँ शुरू हुआ. वो जो OLQ थी, वो क्वालिटीज जो Manekshaw में थी वो और किसी में नहीं थी. Somebody said Margaret Thatcher, जो प्रधानमंत्री थी इंग्लैंड की, she's asked about a Tory politician. कोई कह रहा है he's a very bright man, and she says yes, he has a very fine brain, but a very fine mind, but unfortunately his mind is not connected to his spine. मतलब रीढ़ की हड्डी नहीं है. So both are important. Mind and हम फौज की बात कर रहे थे कि मेरे को अभी ख्याल आया, it's an equal opportunity profession. किस फौज में जनरल रावत, Bipin Rawat was the son of a deputy chief. His father was a lieutenant general, and he became a general. उसी फौज में उनसे पहले जो सेनाध्यक्ष थे जनरल सुहाग, he was a JCO son, ordinary JCO son. He became chief. तो उसी फौज में एक JCO का लड़का चीफ बनता है, एक जनरल का लड़का चीफ बनता है. This is merit. This is equality. So that is why when I look at my army, I feel very proud. Manekshaw, General Suhag, General Rawat, अपने प्रतिभा के बुनियाद पे, this is what makes you proud. ये नहीं किसी के लड़के थे, किसी के बच्चे थे, वो सब you grow on your own feet. तो ये है OLQ. Very good question. इस पे आप लेख लिखें एक OLQ में, टाइम्स ऑफ इंडिया में छापें. अच्छा ठीक है सर, श्योर. सर एक लीडर होने के लिए एम्पैथी और डिसिप्लिन दोनों का होना ज़रूरी है, तो आप उसका बैलेंस कैसे देखते हैं फिर, एम्पैथी एंड डिसिप्लिन का? देखिए ये चलिए मानेकशॉ पे बात. मानेकशॉ वाज वंस आस्क्ड, ही सेड, somebody asked him यही सवाल आपका कि, he said a leader is supposed to be magnanimous. उन्होंने अपने बारे में यही कहा कि I was tough with people but I don't recall punishing anyone. देखिए वो कैसे थे. फौज में हमको सहायक मिलते हैं, सोल्जर्स जो हमारी थोड़ी मदद करें, सहायक. सुनो, लोगों को ये पता नहीं है that he bequeathed quarter or half of his property to his sahayaks. जैसे लोग अपने बच्चों के नाम प्रॉपर्टी लिखते हैं, उन्होंने सहायक के नाम प्रॉपर्टी लिखी और कभी इस बात का जिक्र नहीं किया. This is magnanimity. So that is why I say it's a family, it's a calling. कहीं लिखा थोड़ी ना है किसी रूल में कि आप ये देके जाएंगे, बट ये रिगार्ड थी उनके अपने जो सहायक वगैरह थे. और therefore the सहायक saw him till his death, उनकी मदद की. और एक फीचर उनका था, एक मेरे को कोई वाक्य बताता है कि somebody came, उनको पता लगा किसी मेजर जनरल ने करप्शन की है, तो बुलाए, उस पर बड़े गुस्सा हुए और उसने कहा सर सॉरी वॉरी. He says don't say sorry, go home and shoot yourself in the head. मतलब वो इतने नाराज थे कि सॉरी वॉरी, इतनी तुमने कमीनी हरकत की है, जाके गोली मारने. No, he didn't mean it. What he meant was this. He was one more chap, magnanimous. मैं आपको एक magnanimity, discipline.
जब मानेकशॉ मेजर जनरल थे तो उस समय के रक्षा मंत्री थे कृष्णा मेनन। कृष्णा मेनन मानेकशॉ साहब से खुश नहीं थे, नाराज से चलते थे, तो उन्होंने उसके अगेंस्ट एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर की, फर्जी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। उस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में एक ब्रिगेडियर साहब ने मानेकशॉ के अगेंस्ट डिपोज किया कृष्णा मेनन की शह पे, और बाद में मानेकशॉ चीफ बनते हैं और ब्रिगेडियर साहब, या उस टाइम वो लेफ्ट कर्नल थे या कुछ, ब्रिगेडियर साहब की फाइल आती है। अब देखिए मैं और आप हों तो मैं कहूँ इसने यार मेरे खिलाफ दिया है, इसको तो ख़त्म कर देना है। Manekshaw writes there from the file that since he had deposed against me in a court of inquiry, there is conflict of interest, and I will not comment on this man. And he marks the file for the defense secretary or to the private secretary to the prime minister, and the brigadier makes it. This is magnanimity. अब जब वो 62 के बाद बातें पूरा जो है बाजी पलट जाती है, कृष्णा मेनन इज इन द डोल्ड्रम्स, मानेकशॉ इज नाउ राइजिंग स्टार, तो राष्ट्रपति भवन के बाहर कहीं उनसे कृष्णा मेनन से मुलाकात होती, उनकी हेलो सर हाउ आर यू, ग्रेटनेस, पीछे पड़ा था वो कृष्णा मेनन, बट ही इज एवर अ जेंटलमैन, OLQ, कैसे हैं आप, एंड ही टेल्स हिज वाइफ बिल्लू रिकॉल द ऑनरेबल रक्षा मंत्री, बट लेडीज आर लेडीज, नो OLQ, तो लेडी कहती, बिल्लू कहती है ऑफ कोर्स आई डोंट। बट आप इसको फर्क देखिए कि जेंटलमैनलीनेस, अब ये चीजें बड़ी, व्हेन ही सेड, जब हमने 93,000 POWs लिए तो he visited them and said we will treat them as well as we treat our own men even though they were enemies. अब ये सोल्जर्स की एक खासियत है, एक क्वालिटीज़ हैं, OLQ कह लें, लीडरशिप कह लें, मैग्नानिमिटी, तो डिसिप्लिन तो ज़रूरी है, बट एक बहुत बड़ी गलत फहमी है बाहर की, डिसिप्लिन जो है डंडे के जोर पे आती है। एक्ट्स पूरे हैं, बहुत पावर्स हैं CO के पास, ये पार, बट गुड COs rarely use them because you are supposed to push people to those same levels of performance by example. अब देखिए पलटन में क्या होता है, मैं आपको बताऊं, जैसे एक कमांडिंग ऑफिसर होता है, जो जवानों का सरदार होता है, उसको हम बोलते हैं सूबेदार मेजर। अब देखिए क्या है, CO इतना बोलेगा सूबेदार मेजर को कि साहब आज PT में मज़ा नहीं आया, या आज फुटबॉल में मज़ा नहीं आया, और सूबेदार मेजर जब जाएगा जवानों से बोलेगा कि यार आज ना CO साहब ने बेइज्जती कर दी, ये बोलेगा बस, पलटन की बेइज्जती कर दी। तो 4 दिन बाद जो मैच है ऐसी उनकी प्रैक्टिस कराएगा, अब देखेगा वो CO साहब बोलेगा यार मज़ा आ गया आज। इट्स नॉट दैट ही कोट्स आर्मी एक्ट और समथिंग, ऐसी चीज़ें होती हैं, बेइज्जती हो गई। जवानों के नज़र में ये है कि साहब 8 जैकलाई की बेइज्जती हो गई, भाई 8 जैकलाई जीतता है, 8 जैकलाई अगर LC पे डिप्लॉयड है तो एक भी टेररिस्ट नहीं निकलेगा, चुन्नी लाल। ये इट्स नॉट आर्मी एक्ट, कोई आर्मी थोड़ी लगा कि चुन्नी लाल ने शहादत देनी है, बट दिस इज व्हाट ही डिड। अब ये सब जो चीजें हैं ना, इट इज दैट्स व्हाई आई से कॉलिंग, ईथॉस, ट्रेडिशन, परंपरा। आर्मी जो है परंपरा का खेल है। 4 वीर चक्र, 1 वीर चक्र या 2, जो जितने भी वीर चक्र थे, हम 4 परम वीर चक्र लाएंगे। एक गाना था जो हमेशा सुनाते थे, और एंड में इन्होंने 4 परम वीर चक्र प्राप्त किए। परम वीर चक्र जिसमें लोगों की जान गई। सो दिस battalions आर बिल्ट ओवर ईयर्स, आर्मीज आर क्रिएटेड ओवर ईयर्स। तो ये है आर्मी का खेल और डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनुशासन है, बट अनुशासन डंडे के जोर पे नहीं है। इट इज बाय एग्जाम्पल, बाय टीचिंग, बेइज्जती कॉन्सेप्ट, ये इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं। जी, सो मच ऑफ ग्रेटनेस सर, ये स्टोरी कि 4 परमवीर चक्र हमारे पास आप बुलाइए इनको, जनरल दुआ को ही किताब पढ़िए, ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव। श्योर सर। चुन्नी लाल, क्या कहानी है सर। अभी आपके समय पे जो लोग फौज ज्वाइन करते थे और अभी जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, दोनों में सर क्या डिफरेंस आपको दिखता है? देखिए जैसे देश बदली हुआ है, एक तरफ हमारी क्रिकेट टीम थी ना, जब मैं बड़ा हो रहा था तो पूरी क्रिकेट टीम में रॉयल्टी थी। नवाब पटौडी, ML जयशिमा हैदराबाद से, आबिद अली, महाराजा ऑफ बड़ौदा, गायकवाड़ के राजा,
रॉयल्टी खेलती थी क्रिकेट। और अब आप देखिए धोनी हेलीकॉप्टर शॉट, और एक नई जनरेशन आ गई है। वो हमारे ज़माने से सिखाया जाता था कि एक क्रिकेटर थे अशोक मनकड, तो उनकी जो मोस्ट एग्रेसिव स्ट्रोक इन हिज आर्मरी वाज फॉरवर्ड डिफेंस। तो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स वगैरह आते थे एंड ही यूज्ड टू प्ले फॉरवर्ड डिफेंस, और बॉल वहाँ गिरती थी एकदम नज़दीक, और कमेंटेटर्स बोलते थे व्हाट टेक्निक, you know, he has dropped the ball in front of him and youngsters should learn. अब टेक्निक विकनी पूरी थी, रन 0 थे और मैच हारते थे। और ये नए ज़माने के आए धोनी वोनी, हेलीकॉप्टर शॉट, मतलब अगेंस्ट ऑल टीचिंग। जब मैं बड़ा हो रहा था लोग कहते थे भाई इंडियंस की बिल्ट नहीं है फास्ट बॉलिंग करने के लिए। आपको याद होगा एक बॉलर थे बिशन बेदी, वेरी गुड स्पिनर, बिशन सिंह बेदी, ही यूज्ड टू ओपन द अटैक। आप जरा सोचे, फास्ट बॉलिंग का अटैक, एक एंड से बिशन सिंह बॉडी लेफ्ट आर्म स्पिन 3 कदम दौड़ के। हमसे कहते साहब इंडियंस की वो नहीं है बिल्ट। आप देखो बुमराह को बजा के रख दी उसने ऑस्ट्रेलिया। सो इन दैट सेंस द आर्मी आल्सो हैज चेंज्ड। यू हैव अ न्यू जनरेशन ऑफ पीपल। पहले वो पब्लिक स्कूल एजुकेटेड वाले थे, उन्होंने अपना काम किया, बट जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया, जनरल सुहाग, जनरल रावत, अलग किस्म का इनटेक है, बट उस जज्बा वही है उसमें। और आई डोंट सी एनी डिफरेंस। आप देखिए अभी भी कितने the number of officers that die because we lead from the front. पाकिस्तान के नहीं, वो पीछे से भेजते हैं, कम वहाँ पे, we lead from the front. So that has not changed, but yes, what can change is, you know, we can be better in technology, we can be better in strategic communications. अब जो युद्ध का दायरा है वो भी बदली हुआ है, उसका चरित्र बदली हुआ है। सो यू हैव टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियो पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी। हेनरी किसिंगर ने कहा है यू कैन नॉट बी अ सक्सेसफुल आर्मी ऑफिसर अनलेस यू जियो पॉलिटिक्स फ्लोज इन योर वेन्स। भू राजनीति की समझ, तकनीकीकरण का समझ की समझ। फ्यूचर वॉर्स विल बी अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दे आर ऑलरेडी अबाउट ड्रोनरी। सो दिस इज द थिंग दैट हैज नाउ टू चेंज इन ऑफिसर्स। मतलब बट आई डोंट see a mark, you know, लोग कहते हैं अब एक लोग बड़ी धारणा हमारे समय में ऐसे थे, अब तो आई डोंट क्वाइट एग्री। अलग हैं, आपसे अलग हैं। वो अब हेलीकॉप्टर शॉट मारते हैं, आपको पसंद नहीं होगा। कोर सेम है बट फ्लेवर अलग हो सकते हैं। बात वही है, बात तो वो है ना, जज्बा, विवेक, ओरिजिनलिटी, ये क्वालिटीज तो एकदम अलग ही। दिस इज व्हाट कीप्स आर्मीज अलाइव एंड नेशंस अलाइव। But yes, the army has to adapt to technology, emerging tech. देखिए खेल क्या बदली हो रहा है, कितनी तेजी से बदली हो रहा है। आप यूक्रेन देख लें, रशिया की 80% जो क्वालिटीज हैं मेन एंड इक्विपमेंट, casualties, they have come not from enemy infantry, artillery or air power, they have come from drones. जब तक मैं था drones थे ही नहीं। They were not today they are a science, an art and a science, they're an arm. तो बड़ी तेजी से तब्दीली आ रही है जो युद्ध का चरित्र है। सो दीज ऑफिसर्स आल्सो हैव टू चेंज, यू नो, टर्न टुवर्ड्स दैट। द चैलेंजेस आर ग्रोइंग। एंड सेकेंडली, जब मैं था, जब हम बड़े हो रहे थे, तो इंडिया वाज नॉट इन द बिग पावर लीग। हमसे उम्मीदें नहीं रखते थे। नाउ दिस वी आर एन एस्पायरिंग विश्व बंधु व्हिच हैज टू प्ले अ वेरी केयरफुल गेम बिटवीन अ चैलेंज्ड हेजेमन यूएसए एंड अ राइजिंग चैलेंजर चाइना। अब इसमें विवेक चाहिए, इसमें बड़ी प्रतिभा चाहिए टू गेट द जियोपॉलिटिक्स राइट, टू गेट द टैक्टिक्स राइट, ऑपरेशंस राइट, स्ट्रेटजीज राइट। तो सोच अलग किस्म की, थिंकिंग एंड एक्शन। सो आवर चैलेंजेस हैव ग्रोन। वी हैव टू स्टेप अप आवर होल गेम इन नेशनल सिक्योरिटी। तो उस तरीके से जो है चीज़ें बदली हो रही। सर अभी जो वुमेन ऑफिसर्स का कॉन्सेप्ट इंडियन आर्मी में जब आया था सर, वो एक तो किन चैलेंजेस के साथ आया था। एंड उसमें सर उस समय आप तो रहे होंगे सर लीडरशिप रोल में। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। तो उसके आई वाज अ बिग प्रोपोनेंट ऑफ वुमेन ऑफिसर्स कमिंग इन। तो देखिए मैं इसको ऐसे देखता हूँ, शुड यू सी वुमेन एज फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ जेंडर बैलेंसिंग और एज टैलेंट पूल। मसला ये है कि भाई 20% होनी चाहिए लेडीज, 30% होनी चाहिए, सो दैट द आर्मी लुक्स गुड। नो, आई एम सेइंग टेक women only because they are a talent pool.
If they are talented, take them. If they don't take them. मेहरबानी नहीं है. सही बात है. अच्छा. So now you see, physical attributes उनके कुछ अलग हैं. But to my surprise, when I was Army Commander, Training Command, और जब ये women's ladies की भर्ती शुरू हुई थी Officers Training Academy चेन्नई में, बड़ी ऐसी महिला अफसरें थी, ऑफिसर थी या कैडेट्स थे, who used to beat male counterparts in running. They used to beat them in Josh runs. They used to beat them in endurance. उनकी कमी कहाँ थी? कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, बॉक्सिंग. तो बॉक्सिंग ना कराया उनसे, हर चीज़ में थोड़ी ना हो सकता है. और उनकी कमी कभी कभी थी ये पुशअप्स वगैरह में ना. Some places they were weak, but in many areas they were superior. There are many males who are very good at endurance. So just as you accept the attributes of men, you accept the attributes of a lady, but get them only on talent. So for example, I feel they must come to artillery. Get them in artillery. Get them in armored corps. If infantry thinks you don't want them, fine, don't take them for a while. But Nepal में women are also coming into the infantry. तो ये डिबेट्स इस टाइप की हैं. डोंट डू इट टू सेटिस्फाई कोर्ट्स, डू इट बिकॉज यू नीड देम. एंड इफ दे आर गुड, फॉर एग्जाम्पल, मेनी वेमेन कैन बी गुड इन साइबर, दे कैन बी गुड इन स्पेस, दे कैन बी गुड इन टेक्नोलॉजीज. इसमें तो कोई मतलब आर्ग्यूमेंट ही नहीं है. अब इफ अ वुमन इज अ गुड इंजीनियर इज ऑल्सो फिजिकली फिट, व्हाई कांट शी कम टू आर्टिलरी? व्हाई कांट शी कम टू द आर्मर्ड कोर? आप देख लें उसको. अगर वो पेट्रोलिंग कर सकती है. अच्छा, लोग कहते हैं सर जो जवान है ना वो एक्सेप्ट नहीं करते. क्या बात है यार, ये जवान क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे? जवान को चाहिए क्या? जवान को चाहिए ईमानदार अफसर, जवान को चाहिए फेयर अफसर. इफ यू आर अ मेल एंड यू आर अनफेयर एंड यू आर करप्ट, विल द जवान वांट यू? सो इट हैज टू बी सीन. आई एम नॉट सेइंग कि भाई कोर्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए आपको दिखाना है कि हमारी इतनी महिलाएं. गेट देम ऑन मेरिट एज अ टैलेंट पूल. इफ दे आर टैलेंटेड. भाई मेरी 2 बहनें हैं, दोनों डॉक्टर हैं. क्या उनकी प्रतिभा मुझसे कम है? कि व्हाट इज द एविडेंस? जस्ट बिकॉज आई एम द सन. बट दे आर डॉक्टर्स, सो गेट वेरेवर दे आर कंफर्टेबल इन. इफ यू डोंट लुक एट वुमेन एज अ टैलेंट पूल, इट इज योर लॉस. भाई 50% तो महिलाएं हैं ना आपके पास. तो आई लुक एट इट लाइक दिस प्योरली. मेरा तो सिद्धांत वही है, मेरिट, टैलेंट, मेरिटोक्रेसी. उनको उस बुनियाद पे आप लें, मेहरबानी ना करें उन पे. And I've told you what I saw as the Army Commander, I saw here as the Officers Training Academy. They used to pass all tests, they were good. पढ़ाई में अच्छी थी, आउटडोर्स में अच्छी थी. कहीं तो भाई वो मेल्स को हराती थी. अभी सर एनडीए का फर्स्ट वुमेन बैच पास हुआ है 1-2 दिन पहले. तो अभी आई थिंक 20 कैडेट्स और समथिंग. तो वी आर अ लिटिल कॉशियस. चलिए आप कॉशियसली करिए. मैं होता तो मैं 100 वैकेंसी दे देता. आई एम वेरी क्लियर दैट दे विल डू वेल. बट चलिए 20 से शुरू करिए, सी व्हाट दे हैव टू डू, बट गेट देम गोइंग. और मैं दोबारा कह रहा हूँ ना, मेहरबानी नहीं है. ओनली इफ दे आर गुड. मेल्स ऑल्सो ओनली इफ दे आर गुड. नेशनल सिक्योरिटी नीड्स हाई ग्रेड टैलेंट. अगर आप मध्यम दर्जे के हो तो आप आओ ही मत प्लीज. पॉडकास्टर बन जाओ अगर. नहीं सर. ऐसा नहीं है सर. मजाक कर रहा हूँ. एक्चुअली सर मेरा भी मजाक. नहीं फिर भी सर मैं ऐसे बता रहा हूँ. मैं मजाक कर रहा हूँ जी. सो सर पॉडकास्टर ही ना पीछे पड़ जाए मेरे. नहीं सर. सो मैं एनसीसी में था तो मेरा भी मन फौज ज्वाइन करने का ही था ऑब्वियसली. बट समहाउ फिर प्लान्स बिजनेस की तरफ में मूव हो गया. और फिर बिजनेस हमको चाहिए ना. वी नीड वेल्थ क्रिएशन. वेल्थ क्रिएटर्स आसान है क्या? आपने बिजनेस किया है, सो एवरीबडी मस्ट बी रिस्पेक्टेड. बड़ा अच्छा फ्रेज है यार, मैं हर जगह कहता हूँ. लक्ष्मी सरस्वती, लक्ष्मी दुर्गा का मिश्रण. सरस्वती, वी शुड हैव द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज. नालंदा, इलाहाबाद. वो बनेंगी फाइनेस्ट कैसे? जब छात्र अच्छे होंगे. दीवारों से तो यूनिवर्सिटी बनती नहीं है. So Saraswati, और वही सरस्वती will create talent, technology, which will create wealth. लक्ष्मी बनाना आसान है क्या? So creators of wealth. और उस जो आप
आपकी लक्ष्मी है, थोड़ा सा जो लक्ष्मी का जो उपज है उसको आप दुर्गा में लगाएं. Strengthen your instruments of force. Whatever. The problem is these silos. Private sector, government, industry, startups. ये silos मतलब क्या जरूरत है इसकी यार? Talent of any kind सबकी जरूरत है. Our defense industry, can you go anywhere without business? Private sector, startups. सबको, we need, army needs Lakshmi more than anybody else. Those that can create wealth. उसके बिना तो सर कुछ हो ही नहीं सकता. फंड्स तो चाहिए ही हर चीज़ के लिए. जी. और दुर्गा भी चाहिए. You need power also. Definitely. Power also. सरस्वती भी इक्वली इम्पोर्टेंट है. अगर देखिए आपके शो पे ना, चलिए आज ये पढ़ के सुना. अब लीडरशिप की बात कर रहे थे आप, तो मैं कहीं ये देख रहा था, नारद ने रामायण में लिखा है ये, द वर्च्यूज ऑफ लॉर्ड राम. अब कुछ लोग हंसेंगे, बट मैं सोच रहा हूँ क्यों नहीं. व्हाट शुड वी बी एस्पायर टू बी. कहते हैं नारद, दिस इज इंग्लिश ट्रांसलेशन, देयर एग्जिस्ट्स अ परफेक्ट मैन, समवन विद heroic qualities, well versed in the duties of life, grateful, truthful, firm in his vows, सज्जन हो, सच्चा हो. He must be grateful at every stage. An actor of many parts, benevolent, learned, eloquent, patient, slow to anger, free of envy. जलन नहीं होनी चाहिए. आप अपना काम करो, वो अपने करे. Slow to anger, yet can cause terror when excited to wrath. क्या कमाल की चीज़ है. अब लोग हंसेंगे, मैं सब राम नहीं बन सकते, but this can be an objective in front of us as Yes, leadership. sir. Try and be this. कोशिश करो राम Yes, बनने की. yes. कम से कम लक्ष्मण तो बनोगे. यस सर, सो ट्रू. And I just picked it up from somewhere. I thought I must read it out. अब आप रामायण को समझे. मैंने आपको क्यों पढ़ा. देखिए हमारे को रामायण ना, I learned my Ramayana from my mother, who would tell me those tales, but they were not convincing. मुझे लगता है क्या ये कहानियां हैं यार. Till I watched 3 महीने पहले आशुतोष राणा का एक प्ले है हमारे राम. जी. आप देखें उसको. जी सर जी. It was like watching Godfather. You were glued to your seat. Firstly हिंदी में था, और आशुतोष राणा की हिंदी तो कमाल की है. I cannot speak like that. It glues you. And he brought out these attributes of Ram. Ravan. भाई Ravan was more talented than Ram, but उसमें घमंड था. घमंड. और उसकी कहानी पूरी जो मेरे को समझ में ये आई कि युग प्रतिभा आप में ज्यादा हो सकती है, बट मर्यादा इज मोर इम्पोर्टेंट. कैरेक्टर. Ram was less talented than Ravan, but perhaps, or less learned, but maryada. So the right combination of maryada. The army is about maryada. More of maryada. Try and be perfect. You will not be, but grateful, truthful, firm in his vows. यही तो है leadership. लोग आपको पहचानेंगे इस पे. An actor of many parts, benevolent, learned, eloquent, he speaks well, patient. मेरे को सबसे बड़ा मजा है इस पे आया. Slow to anger, free of envy. क्या जलन वलन. सबकी. There is space for everybody in life. Yet can cause terror when excited to wrath. सिंदूर. यार तुम्हारे हम बड़े नखरे हमने सहे. इस बार तुम्हें ऐसा जवाब दिया, मजा आ गया. This is Ram. Now all of us cannot be Ram, but कम से कम कोशिश तो कर सकते. नहीं सर, बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये. जनरली जब भी किसी को ये बोला जाता है तो सब कहते हैं कि यार वो भगवान थे, हम नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? कोशिश तो करो. वो कौन कहता है कि परफेक्ट हो पुरुष जाओगे? थे जो महापुरुष बने, और महापुरुष बनते बनते भगवान हो गए. बिल्कुल. कम से कम कोशिश तो करो. बिल्कुल. एक अच्छा पुरुष भी बन जाए पहले. महापुरुष तो खैर दुनिया बनाएगी, बट जी सर ये कंटिन्यूस एजुकेशन या कंटिन्यूस लर्निंग, ये सर कितना इम्पोर्टेंट होता है एक अच्छे लीडर बनने के लिए? उनका मार्क ट्वेन एक अमेरिकन राइटर थे, उनसे पूछा गया दैट as to how and why he was so successful in life, and he said, I took great care never to let my schooling interfere with my education. इसको समझो. हमारी प्रॉब्लम क्या हो गई इंडिया में, हम 35 साल तक एग्जाम ही दे रहे हैं यार.
स्कूलिंग कभी हमारे एग्जाम ही खत्म नहीं होते. आई वॉज लकी, द लास्ट एग्जाम आई गेव वॉज 18. तो जितनी जल्दी आपकी स्कूलिंग खत्म हो आपका एजुकेशन शुरू होगा. एंड एजुकेशन इज एंडलेस एंड इट कीप्स चेंजिंग. मैं एक समय पे मैं 4-5 अखबार पढ़ता था 7 से 8 के बीच में. आई वॉज फॉन्ड ऑफ इट. 7 से 8:30. जब से आपके पॉडकास्ट शुरू हुए मैंने अखबार पढ़ना बंद कर दिया, बिकॉज द पॉडकास्ट आर सो एक्साइटिंग. मैं एक सुबह लगा देता हूँ, कोई एरिक स्किमिट क्या बातें कर रहा है, कहीं जॉन मर्शाइमर, कहीं के सुब्रमण्यम, कहीं कोई. इट जस्ट गोज फ्रॉम वन टू अनदर. नाउ दिस इज कंटिन्यूअस एजुकेशन, विजडम. एवरी डे यू रिफाइन योर थॉट्स कि यार आज तक मैं ये मानता था, अब ये लॉजिक आई है. ये देखिए, अब हमारी धारणा क्या है, डिफेंस जब मैं बड़ा हो रहा था, गन्स वर्सेस बटर, तो या तो चुन लो यार, या तो गन्स या बटर. व्हाट फॉल्स डिबेट. एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है 2 यंग इकोनॉमिस्ट ने, उनको आप बुलाइए. दे आर सेइंग गन्स वर्सेस बटर इज अ प्यूराइल डिबेट. He says desi technology will give you, in defense will give you jobs, will give you revenue, will boost your exports. कहते हैं कि साहब डिफेंस हैज अ फिस्कल मल्टीप्लायर ऑफ 2. मतलब अगर आप जो 1 रुपया आप जीडीपी का डिफेंस पे खर्च करते हैं करें, तो उसमें रिसर्च प्रोडक्टिविटी के माध्यम से इट विल ऐड 1 rupee टू द जीडीपी इटसेल्फ. So defense complements growth. Defense complements the economy. पुरानी धारणा आप सुन लें, guns versus butter. So every day you grow. This is a myth that defense is non-productive. China has used defense to pump prime its economy. जो अभी ट्रम्प साहब ये जो golden dome कर रहे हैं, ये क्या है? $275 billion. It will of course protect America, but it will give jobs. It will give companies. आपका एग्री बिजनेस है, एग्री बिजनेस ग्रोथ लाता है, डिफेंस कंपनी भी ग्रोथ लाता है. पर हमने धारणा बना ली थी डिफेंस इज नॉन प्रोडक्टिव, गन्स वर्सेस बटर. नाउ एवरी डे दीज न्यू फैक्ट्स चैलेंज ओल्ड फैक्ट्स, न्यू विजडम इज क्रिएटेड. अब आप देख लें, मैं एक एरिक स्किमिट का वो देख रहा था, एआई पे 2 चीज़ें मैं आपको बता दूँ. कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, which was the last big thing we had, the lead nations of their industrial revolution, their GDP grew by more than 10%. 10%. Every nation struggles 5-6% हो जाए बहुत. AI is going to be bigger than the industrial revolution. The lead economies will grow by more than 10%. And there are only 2, China and USA. Are we missing the big bus? एरिक स्किमिट कहते हैं वी आर 5 years away from सुपर इंटेलिजेंस. 5 साल. और जो सुपर इंटेलिजेंस पहले पहुंचा उसने बाकी का डब्बा गोल कर देना है. इफ चाइना रीचेस फर्स्ट इट विल बी द सुपर पावर. इफ अमेरिका रीचेस फर्स्ट इट विल बी द सुपर पावर. इंडिया में डिबेट्स ही नहीं हो रही इसके बारे में. एवरी डे विजडम, नॉलेज. एक दूसरे हैं वो जेफरी हिल्टन, जिसे कहते हैं ना फादर ऑफ एआई. मैं उनका प्रोग्राम देख रहा था. वो कहते हैं इफ आई आस्क यू दैट सैली हैज 3 brothers, ईच ब्रदर हैज 2 sisters, हाउ मेनी sisters डज सैली हैव? और देखिए आप फंस गए कि नहीं. कहते हैं आप एआई रीजनिंग मॉडल को बोलो तो एआई रीजनिंग मॉडल 0.4 सेकेंड में जवाब दे देगा इसका. 1 sister. अभी इसको आप कर लेना. Amazing thing is not the answer. AI has begun to reason. AI will tell you why a joke is funny. AI is leading to consciousness. कहते हैं साहब जो food chain है ना, the humans were always on top of the food chain because our brain was there. AI is challenging that food chain. So the debates must first happen. China has 238 large language models. हमको क्या वो शिवम को पहला ऑर्डर मिला है अभी. हम सोच में क्यों पीछे हैं? This is because of the larger education. स्कूलिंग में फंसे हुए हैं. अभी तक एग्जाम दबा दब 35 साल तक एग्जाम. तो पढ़ोगे कब? और ज्ञान कब आएगा? जी. So we have to सर, ये जो एज लिमिट होती है गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह की, इसको नहीं लगता सर कम कर देना चाहिए ताकि लोग जल्दी सोशल प्रेशर लाइफ में आ जाए? लोग चाह रहे हैं बट वी हैव टू चेंज फिलोसफिकली. सरकार को नहीं, आपको सोचना चाहिए.
if you are giving exams till 35, what is the point? और देखिए द लार्जर इशू इज दिस, आप देखिए आईटी हमारा सिस्टम है कि 23 आईटीज हैं, क्या 50-60 साल हो गए. व्हाई शुड आईटी ग्रेजुएट्स कम फॉर जॉब्स ऑफ सब इंस्पेक्टर सीबीआई? नथिंग रॉन्ग इन सीबीआई, बट हु विल पुश द डीप टेक्नोलॉजीज? व्हाई शुड दे कम? R&D आप देख लीजिए, USA spends $873 billion on R&D. $600 billion comes from the private sector. वो सरकार नहीं कर रहे हैं, खुद लगा रहे हैं पैसा R&D में. China is spending $783 billion. हम $40 billion. Are the futures not clear for you? Where is our private sector? सरकार करते रहते हैं. अरे आपने भी तो कुछ लगाना है हुजूर. The question is not why don't we spend in R&D. The question is why don't we see value in R&D. Correct. If you don't see value, as it is you are gone. Why don't you see the value? Vision, दूरगामी सोच. So these are all challenges. It is not only of what you said. Yeah, so education has to be a continuous process. You have to keep questioning the fundamentals. और वो कैसे होगा? There has to be a communication का एक इकोसिस्टम होना चाहिए. एक बड़ा अच्छा वाक्य है हिंदी में, असहमति का साहस, सहमति का विवेक. जो हमारे वाद विवाद होते हैं उसमें हमें ये the wisdom to agree and the courage to disagree, कि we must encourage disagreement, also know when to agree in all our debates of the future और ये वो. So this is all connected with जो आपने सवाल पूछा, reading, education, it is so important. अभी आप वो जोड़ ले जो मैंने कहा था, nation which draws a sharp distinction. अभी देखिए, scholar, warrior, thinking general. I mean there are oxymorons there. General के आगे thinking लगाने की क्या जरूरत है? अगर लगाना पड़ रहा है मतलब जनरल में कोई खराबी है. What is a non-thinking general or scholar, warrior? ये हमने artificial distinctions draw कर रखे हैं. अब ये प्रभु राम was a warrior, but the other qualities जो हमने आपको पढ़ के सुनाई, he was क्षत्रिय थे ना वो, warrior. But look at the other qualities, beloved, learned. Somebody said you're not a Brahmin by birth, you're a Brahmin by deed. ज्ञानी, त्यागी, साहसी. अब मैं शुक्ला हूँ, उससे थोड़ी ना ब्राह्मण हो गया मैं. It is by deed, ज्ञानी, त्यागी, साहसी. The last two are very difficult. So all these things lead to, good societies, better societies. But ज्ञान is fundamental. मासेस सर अभी भी वो बाय बर्थ वाले चीज़ों में ही फंसा हुआ है. मासेस, we all have to think through these things. अब देखिए जैसे यूपीएससी में कुछ लोग बड़े छोटे शहरों से आते हैं, कस्बों से आते हैं, बट बड़ा विवेक होता है उनमें. तो ऐसी बात नहीं है. बट the larger nations will become great when on this wisdom, education, not schooling. मार्क्स से थोड़ी ना बढ़ोगे. 99%, 99 ट्रू एंड फॉल्स करके. सर शाबाशी उसके लिए मिलती है तो लोग उसी के पीछे जाते हैं. देखिए माई जनरेशन सॉ दिस चेंज. आई विल टेल यू इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. जब मैं स्कूल में था तो इवन इफ यू वर डूइंग वेल, आप फर्स्ट आ रहे थे, तो आपकी दिनचर्या कैसे होती थी? स्कूल जाते थे, क्लासरूम में मोस्ट ऑफ द ज्ञान यूज्ड टू फिनिश. क्लासरूम में इफ यू आर अवेक, घर आओ, 1 घंटा होमवर्क और 2 घंटे तगड़ा खेल, फुटबॉल, हॉकी. फिर आओ 1 घंटा होमवर्क, खाना खाओ, सो जाओ. एग्जाम के पहले 1 घंटा और, एंड यू कुड टॉप राइट अप टू क्लास 7, 8, 9. जिस साल में पास आउट हुआ, कोचिंग क्लासेस ही नहीं थी. कोचिंग क्लासेस में वो जाते थे जिनके रीटेस्ट होते थे. इट वॉज मतलब बुरा कहे कोचिंग वाला लड़का है. और फिर आपने शुरू कर दिए ट्रू एंड फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, ये सब करके वो जो बेसिक ज्ञान है उसी को गायब कर दिया. इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं, ये वो. नॉट इज नॉट बैड, बट वी हैव टू सी पहले क्यों जरूरत नहीं थी. देयर वाज टाइम फॉर एवरीथिंग. जब मैं रिटायर हुआ तो एक दिन मैं अपना रिपोर्ट कार्ड देख रहा था ऐसे ही, उसमें वो मतलब मजे के लिए मैं देख रहा था. तो उसमें रिपोर्ट कार्ड में टीचर लिखती है इज डन वेल हियर, प्रिंसिपल लिखता है सो व्हाट इफ ही इज डूइंग वेल इन एकेडमिक्स, व्हाई डज ही प्ले ओनली 1 गेम. देखो आप, ब्रेन, ब्रॉन, ऑलराउंडर. उस जमाने में अब पता नहीं क्या है, हेड गर्ल और हेड बॉय वो होता था जो एकेडमिक्स में भी अच्छा हो और आउटडोर में भी अच्छा हो.
अब आई वंडर इफ इट इज़ द केस, बिकॉज आप वो उसको बेचारा स्कूल से आता है, होमवर्क से कोचिंग, कोचिंग से भरतनाट्यम, मतलब वो व्हेन विल ही एंजॉय? हमारे टाइम में हम बोर होते थे, बोर मतलब सो यूज्ड टू से बोर हो रहे हैं तो किताब आती थी, कोई न्यूज़पेपर आता था, आप जिज्ञासा से पढ़ते थे, एडिटोरियल, फिर वो फादर के साथ डिस्कस करते थे, समय था हर चीज़ के लिए। अब समय की कमी है, बट आई वंडर इफ वी आर स्टिल ग्रोइंग वाइजर, आई एम नॉट टू श्योर। बचपन में पापा मैथमेटिकल क्वेश्चंस पूछा करते थे, तो हम आंसर देते थे, तो कभी सही कभी गलत, तो हमारा इंटरेस्ट लगा रहता था। फिर पापा से हम पूछते थे, पापा एक और क्वेश्चन पूछो, एक और क्वेश्चन पूछो। वो चीज़ अब फ़ोन ने ले ली है बिल्कुल ही। उल्टा, अभी तो बोले पापा चुप, वो हमें एक इंटरेस्ट तो लगता था कि यार हम आंसर दे पा रहे हैं, तो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं। इसलिए इंडियन आर्मी में एआई का इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है, किन किन चीज़ों के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, और उसके ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ वगैरह क्या यूज़ की जा रही हैं? देखिए, इंडियन आर्मी में हमारे पास 3 इंस्टीट्यूट्स हैं। एक मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, एक मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियरिंग है, और कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग। ये 3 IITs के समान है। तो वहाँ पे हमने बना रखे हैं लीड्स, AI, क्वांटम, ब्लॉकचेन, ड्रोनरी, रोबोटिक्स। तो काफ़ी कुछ हो रहा है, बट आप देखिए चुनौती क्या है। अभी USA ने 2 कमांड्स उठाए हैं, यूरोकॉम और पेकॉम, और कहा है देखिए वी हैव टू बिकम AI enabled in 1 year. These are our objectives. ये फौज के ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रिसिशनरी वगैरह। कल से काम शुरू हो जाएगा। AI enablement, AI agent Anduril, LLMs Microsoft, action has started. हमारे यहाँ वो एक्शन शुरू नहीं हुआ है। We should say AI enablement of Northern Command, AI enablement of Eastern Command. साथ साथ देखिए LEO स्पेस, जितनी सैन्य सामर्थ्य है स्पेस के जरिए, स्पेस बेस्ड कैपेबिलिटीज, इट विल नॉट कम अनलेस यू हैव प्रेजेंस इन द LEO। अगर LEO में आपकी एक मजबूत स्थिति ना हो, लो अर्थ ऑर्बिट, जो सैन्य स्पेस की शक्ति है वो आ ही नहीं सकती, वो आ ही नहीं सकती है। तो ये कमियां हैं LEO। टुडे टेक्नोलॉजी इज नॉट AI, इट इज एट द कन्वर्जेंस ऑफ एवरीथिंग। आप ड्रोन देखिए क्या है, ड्रोन्स आर वेरी पावरफुल, बट बिना स्टारलिंक्स LEO के पोजिशनिंग कम्युनिकेशंस के ड्रोन उड़ ही नहीं सकते। फिर ड्रोन को चाहिए एज AI, ड्रोन को चाहिए एबिलिटी टू मैरी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स विद एक्सप्लोजिव्स। उस ड्रोन में एक्सप्लोजिव भी तो डालना है। वो शादी का ड्रोन तो है नहीं कि फोटो लेके आ गया, तो एक्सप्लोजिव डालना है। सो दी कॉम्प्लिकेशंस आर इंक्रीजिंग, बट अगर आप उसको दृढ़ता से करें, समझदारी से करें, तो यूक्रेन हैज बिकम अ ड्रोन सुपर पावर। यूक्रेन के पास नेवी नहीं थी। अ कंट्री विदाउट अ नेवी यूज क्रू ड्रोन्स एंड स्टारलिंक्स टू अटैक द ब्लैक सी फ्लीट आउट ऑफ सेवास्तोपोल, रशियन की ब्लैक सी फ्लीट। तो ये कमाल है टेक्नोलॉजी की। तो हमने शुरुआत की है, बट अभी जिसे कहते हैं कि दिल्ली दूर है, बहुत कुछ करना है। सर, मेंटल हेल्थ इश्यूज सर ये काफ़ी देखने को मिलते हैं आर्मी में भी। तो कई सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे कि परेशान हो करके लाइफ से, या सिचुएशन कुछ भी रहती होगी शायद, बट केसेस वहाँ भी देखने को मिलते हैं। इवन ऑन क्या कहें कि ड्यूटी के दौरान भी कई बार होते हैं कि वो लोग उत्तेजित हो जाते हैं और बाकी चीज़ें। उनको सर कैसे देखते हो आप? तो ये है समस्या, बट इतनी विकट समस्या नहीं। इट्स कन्फाइंड टू अ माइनॉरिटी, बट वी हैव टू बी सेंसिटिव टू दोज पीपल। जैसे आर्मी की बड़ी वो है, एक इंटरव्यू सिस्टम है, बडी सिस्टम है, एक दूसरे पे नज़र रखते हैं। देर आर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। SM इज़ अ साइकोलॉजिकल काउंसलर। जो सूबेदार मेजर है उसके पास लोग समस्याएं लेके जाते हैं, CO के पास लेके जाते हैं। एक पूरा आवा नेटवर्क है, आर्मी वाइस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जो इन चीज़ों को देखता है। बड़े साइकोलॉजिकल हमने सेल्स खोल रखे हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में, जो इन चीज़ों से, इनसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस ऑर्डर वगैरह, इससे डील करते हैं। तो ये एक चुनौती है, इसको बड़ी सहानुभूति के साथ इसके हल निकालने हैं। ऐसी बड़ी चेष्टाएं हैं जो हो रही हैं,
बट मैं ये नहीं कहूँगा कि एक समस्या है, बिकॉज इसलिए नहीं है बिकॉज जो बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई, मोरल, इथॉस, दैट कीप्स बटालियंस गोइंग। वहाँ समय ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है इन चीज़ों की, हौसला ही इतना बुलंद है। ये कुछ लोगों में हो जाता है, कुछ निजी कारण होंगे, कुछ मानसिक जो शक्ति की कमी की वजह से, बट उनकी इट्स अ प्रॉब्लम विच वी मस्ट एक्नॉलेज एंड डील विद देम एंड वी डू इट। यस सर। वी हैव साइकोलॉजिकल काउंसल्स वगैरह, बट मैं इसको समस्या के दर्जे में नहीं डालूंगा। इट इज अ चैलेंज, वी डील विद इट। जैसे घरों में होता है, परिवारों में होता है, समाज में होता है, होंगी ऐसी चीजें, वी हैव टू बी हर जगह होता है ये, बिल्कुल। इसको स्पेसिफिक तौर पे देखने की जरूरत तो समस्या में नहीं। मतलब ये एंटिटी की But it प्रॉब्लम is a function of command. मतलब you have to be sensitive. So like from a CO to a brigade commander, उनके पास होती है एक लिस्ट लोगों की जो इस प्रकार के हैं, उनसे हम अलग तरीके से डील करते हैं। बल्कि मतलब ये एक लोगों की सोच है कि हर जगह हम डंडा मारते हैं, ये सहानुभूति भी है ऐसे लोगों के प्रति। और दैट्स व्हाई आर्मी इज अ फैमिली, एक परिवार की तरह है। उसमें इन सब चीज़ों से हम जूझते हैं, हल निकालते हैं। सवाल ये भी है कि जैसे मान लीजिए किसी ने आर्मी ज्वाइन कर ली, चाहे वो जवान ज्वाइन कर रहा हो, चाहे ऑफिसर ज्वाइन कर रहा हो, और उसके बाद बट उसका पैशन वैसे तो कुछ और हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जॉब ज्वाइन की, 3 साल के बाद मुझे मेरे पैशन से कॉल आया तो मैंने फिर अपने काम पे ध्यान दे दिया। बट आर्मी में वो टैग होता है कि आप इतने साल के बाद ही छोड़ सकते हो आर्मी। तो उससे सर नहीं लगता है कि कुछ लॉस होता है इंडियन इकोनॉमी को, कह लीजिए आप, क्योंकि उसको जो मन में है करने का वो शायद नहीं कर पा रहा हो। ये कोई प्रॉब्लम है या? पहली बात तो वॉलंटियर आर्मी है, किसी ने आपसे कहा नहीं आने के लिए, आप चुन के आए हैं। और आप आर्मी देख लीजिए, एनडीए बड़ी लाइन लगा रखी है, तो बिल्कुल इस टाइप वही लोग आ रहे हैं जो आना चाहते हों। बिल्कुल। और अगर आप खुद ही मतलब आपने मन नहीं बनाया कि भाई लंबी सर्विस करनी है या नहीं, तो शॉर्ट सर्विस में जाइए। 5 साल के बाद आप छोड़ सकते हैं, 5 साल के बाद ना छोड़ना चाहें 5 और साल कर लें, छोड़ दें। तो दी होल स्ट्रक्चर इज वॉलंटरी। अच्छा, कोई आपको बड़ी विकट समस्या वगैरह है तो दे आर वेज ऑफ लीविंग द आर्मी, कंपैशनेट ग्राउंड्स, ये वो, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट। तो पहले तो ये धारणा है कि भाई इट इज़ नॉट अ कंस्क्रिप्ट आर्मी, अनलाइक इजराइल एंड ऑल। कोई जबरदस्ती तो कह नहीं रहा है आपको आने के लिए, आप अपनी स्वायत्ता पे आ रहे हैं, यू आर चूजिंग एंड कमिंग। बट इफ आई चूज परमानेंट कमीशन, आई हैव चोजन इट, then I have to serve till 20 years if I want pensionable service. If I don't want pensionable service, there are other pre-match clauses you can leave, but then the army has some control. जैसे अच्छा नहीं भाई, अब आप बोले मैं 4 साल आया, अब मेरे को कोई 1 करोड़ सैलरी दे रहा है तो मैं 2 महीने में छोड़ दूँ। आर्मी कहते नहीं, आप देखो आप चुन के आए थे, आप थोड़ा रुक जाओ। जब बट ऐसा नहीं है that people who want to go, firstly the number of people wanting to go are very few because the army is an attractive proposition. लोग छोड़ना नहीं चाहते, लोग तो ऊपर जाना चाहते हैं। और बट आर्मी इज वेरी पिरामिडल, हर स्टेज पे कुछ लोग की छटनी होगी। अब जो लोग जो नहीं बने और जाना चाहते हैं उनके लिए प्रोविजंस हैं। तो ये कोई समस्या मेरे समझ में है नहीं, इस टाइप की समस्या। जैसे एक टाइम पे वियतनाम में यूएस आर्मी में थी, लोग जाना ही नहीं चाहते तो कंस्क्रिप्शन शुरू किया। हमको तो ये चुनौती है ही नहीं, हम तो बड़े लोग आना चाहते हैं। आप अग्निवीर में देखिए, लाइन लगी हुई है आने की लोगों की। बट HR इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। वी हैव टू सी ऑलवेज कि भाई जो लोग आ रहे हैं उनकी क्वालिटी क्या है, उनमें जज्बा क्या है, आर वी गेटिंग द राइट टैलेंट। सो आई एम नॉट सेइंग वी शुड कॉन्स्टेंटली रीच आउट टू गुड टैलेंट और मेक श्योर कि जो लोग अंदर आए उनकी जो आकांक्षा है उनको हम पूरी कर सकें। एवरीबडी हैज़ एस्पिरेशंस। बट आर्मी में आप देखिए आपको किस टाइप, अगर आपको टेक्नोलॉजी चाहिए तो जरिए आप EME में आइए, इंजीनियर्स में आइए। अगर आपके दूसरे जज्बे हैं, इन्फेंट्री में जाइए। अगर कुछ तीर वीर चलाने हैं, आर्टिलरी में आइए। आर्मर्ड कोर, ड्रोनरी, हर चीज़। तो इनफैक्ट आजकल तो आप देखें जो ये सिविल और मिलिट्री के जो डिविजन्स हैं कम हो रहे हैं। You can serve in so many ways. You can make chips. You can write on the geopolitics of chips. You can be an infantry soldier. You can be a tank commander. मतलब it's an ocean of opportunities. ये रोने धोने का तो टाइम ही नहीं है हमारा। जो HR स्ट्रक्चर है आर्मी का, उसको लेके सर थोड़ा इंटरेस्ट है मेरा
कि जो एचआर स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल कॉर्पोरेट से कितना अलग है और वो क्यों ज़रूरी है प्रोफेशन? ऑरेंजेस एंड एप्पल्स बहुत अलग है। कॉर्पोरेट्स के ऑब्जेक्टिव्स ही अलग हैं। वहाँ क्वार्टरली प्रॉफिट्स, पैसा बनाओ फॉर गुड रीज़न। आर्मी में इट्स ऑल अबाउट वैलर, इट्स अबाउट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, इट्स अबाउट विनिंग वॉर्स। आप यूक्रेन देख लीजिए, कितनी आप टेक्नोलॉजी करते रहे, 13 लाख लोग हैं जो या तो जख्मी हुए हैं या उनकी मौत हुई है। 13 लाख। जो पीक पीरियड्स थे कॉन्फ्लिक्ट में, हर हफ्ते 2000 से 3000 लोग की मौत हो रही थी। सो ब्लड एंड गोर, ट्रेंच वॉरफेयर वो अभी भी है। तो जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो ब्रेवरी, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो सब हैं। और साथ में जैसे आपकी तरक्की होती जाती है, टेक्नोलॉजी के ज़रिए खुल जाते हैं, लीडरशिप, टेक्नोलॉजी को लाना, उसको समझना, उसका विस्तार करना, these are very different challenges. So it is जैसे मैंने कहा अभी, it's an ocean of opportunities. But HR, Tata और 8 Jacklai, they're as different as oranges and apples. उनके मकसद ही अलग हैं, उनकी कार्यशैली अलग है। हाँ, एक कॉमनैलिटी ये है कि corporates also are structured to deliver and the army also talks of outcomes and not process. तो ये है एक बुनियादी एक समानता। अदरवाइज दे आर वेरी डिफरेंट। एक दूसरे के स्ट्रक्चर से कोई एक चीज़ जो सर डिफेंस को कॉर्पोरेट से सीखनी चाहिए और कॉर्पोरेट को डिफेंस से, कोई एक We should learn from everywhere. The defense should learn from everywhere and everywhere should learn from defense. Whatever are the best practices. जैसे अभी आप देखिए, बड़ी अच्छी मिसाल है। As I am saying, the future capacities in defense will not come from government organization, not from NASA, not from Boeing, not from Lockheed, but from startups. तो हमारे कौन से हैं? अग्नि कुल, थर्ड आई टेक, न्यू स्पेस, these will give us the capacities. जो हमारे डिफेंस कॉरिडोर हैं उसमें स्टार्टअप्स ज़्यादा, ये सब कम, जो PSUs वगैरह हैं, बिकॉज मॉडर्न नेशनल सिक्योरिटी, मॉडर्न वॉरफेयर नीड्स एजिलिटी। आप देखिए, आप ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं। फ्राइडे को आपको पता लगता है कि साहब ये जो है ना, ड्रोन लग नहीं रहा है टारगेट में, इसकी रॉकेट मोटर में कुछ तब्दीली चाहिए, ये वो। आप उसको डिज़ाइन करते हैं और वीकेंड 3D से प्रिंट करते हैं, मंडे को द ड्रोन इज बैक इन बैटल। तो अब ये सिमिलरिटी है कॉर्पोरेट के साथ। भाई तेज़ी से ये बदली हो रहा है। पहले हम क्या कहते थे कि भाई वो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होती थी, फिर हम उसके सीख के एक पेपर लिखते थे, लेसन जाते थे दिल्ली, फिर उस पर अमल होता, सोच क्या है वो चिंतन होती, चिंतन मंथन, फिर वो 2 साल में वो ड्रोन लौट के आता। अभी ओवर द वीकेंड। तो दिस इज हाउ टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ स्टार्टअप्स। The partner of US Space Command today is not Boeing, not Lockheed, not NASA, but Elon Musk. करेक्ट सर। भारत में भी ये होने वाला है, हो रहा है, तेजी से फेरबदल हो रहा है। इंडिया के लिए सर नेक्स्ट 10 ईयर्स में प्रायोरिटी क्या रहना चाहिए? राष्ट्रीय सुरक्षा की नजरिए से हाँ सर, एक तो उस एंगल से भी, और एक अभी आप सिंस यूपीएससी में देखिए, आप हमारी चुनौतियां देखिए क्या है। मैं राष्ट्रीय सुरक्षा के एंगल से बात करता हूँ। इधर है आपके पास पाकिस्तान, टर्की, चाइना। अभी आपने देख लिया ऑप सिंदूर, कितनी घनिष्ठ चुनौतियां हैं। और टेरर। नॉर्दर्न बॉर्डर में आप देखें चीन, विच इज अंडरगॉन द मोस्ट मैसिव मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। इतिहास में सबसे बड़ा आधुनिकरण हुआ है वो चीन की फौज का हुआ है इतिहास में। जो मिलिट्री कंपोनेंट है, जो सैन्य भाग है, उनके पावर डिफरेंशियल का जो शक्ति संतुलन है, मिलिट्री कंपोनेंट $450 बिलियन एनुअली। महासागर की ओर जाएं आप, 400 शिप की नेवी है चीन की, तो वो पेट्रोल नहीं करेगी चीन की, वो इधर आएगी IOR में। बांग्लादेश एक नई समस्या हो गई। टेरर, ISI, LET ने शेख हसीना को उड़ाया। अभी सडनली लाल मोनेराट बेस चिकन स्नेक के पास, कॉक्स बाजार में कुछ अमेरिकन ट्रुप्स आ रहे हैं। चुनौतियाँ ही चुनौतियाँ हमारे पास। अब इनसे झेलने के लिए एक हमने वी हैव टू रीविजिट द मेट्रिक्स ऑफ आवर इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट। खर्च, राष्ट्रीय खर्च,
एक है वो। दूसरा टेक्नोलॉजिकल रेनेसांस, एक कमीशन एमिशन नहीं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 2003 और 2007 के बीच में अगर आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है ना, ये एआई वेआई, इन पे अगर आप नज़र डालते तो 65 टेक्नोलॉजीज़ हैं कुल मिला के। उसमें से 60 में यूएसए आ गया था, ग्लोबल सुपर पावर, कोई नज़दीक ही नहीं था। फिर चाइना ने किया 1000 टैलेंट्स प्लान, डायस्पोरा स्ट्रेटजी। 2019 और 23 के आप आंकड़े लें, चाइना लीड्स इन 57 आउट ऑफ 65, 60 65 57 60। लुक एट द ड्रामेटिक इन्वर्जन ऑफ टेक्नोलॉजी। हमको ऐसा चाहिए टेक्नोलॉजिकल रेनेसांस, ये नहीं कि एक एलएलएम। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये है। अब जो अच्छी खबर है वो ये है कि ये जो टेक्नोलॉजीज थी, इसमें 10 में भारत का स्थान नंबर 3 पे है, पीछे है बट नंबर 3 पे। क्या हम नहीं कर सकते कि भाई ये 10 टेक्नोलॉजी अगले 10 साल में हम सबसे आगे हो जाएंगे? सो टेक्नोलॉजिकल रेनेसांस। फिर और भी हमको कैपेसिटीज चाहिए, ड्रोन मिसाइल फोर्स, स्टेल्थ एनेबल्ड डिफेंसिव एयर पावर। देखिए इस बार जो ये बीवीआर का झगड़ा हुआ हमारे बीच में, लॉन्ग रेंज कॉम्बैट, इसमें स्टेल्थ नहीं था। पाकिस्तान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ले रहा है, हमको भी लेने पड़ेंगे। स्टेल्थ एनेबल्ड डिफेंसिव एयर पावर, एडी टोपोलॉजी, ये जो आकाश तीर वगैरह था, इसने कमाल किया पाकिस्तान के बरखिलाफ। चीन के बरखिलाफ शायद पर्याप्त ना हो। तो बड़े हमारे ऐसे चैलेंजेस हैं, टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय खर्च, टैलेंट की मैंने बात की, इनोवेशन, R&D बढ़ाना है। अब ये दिन गए कि आप प्राइवेट से क्या PSU 6 साल में बनाता है। इट हैज़ टू बी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, सिविल मिलिट्री फ्यूजन। क्यों हमने ये दीवारें बना रखी हैं? सिविल मिलिट्री, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट, वी नीड टैलेंट फ्रॉम एनी प्लेस, एट्रीब्यूट ऑफ एनी काइंड। सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा का मिश्रण। तो बड़ी चीज़ें हैं करने के लिए, लंबी लिस्ट है। अगर हमको विकसित भारत बनना है, अगर हमको विश्व बंधु बनना है, तो ये राह आसान नहीं है, चुनौतियों से भरी हुई है ये राह। सर मीडिया समझती है डिफेंस को? मीडिया डिफेंस को समझती भी है और नहीं भी समझती है। देखिए मैं जब 80s 90s में जो डिफेंस पे मीडिया में लेख लिखे जाते थे, जो चिंतन होती थी, बड़ी गहरी होती थी। अभी इट इज़ बिकम इन सम वेज मोर सुपरफ्लुअस। भाई शाम की डिबेट, आधे घंटे में चीन का मसला ये सब चीज़ें हो नहीं सकती, बट दे प्ले टू द आई बॉल्स, दे प्ले टू दैट। सो आई थिंक सी मीडिया शुड बी ऑफ सच हाई क्वालिटी दैट इट शुड चैलेंज द जनरल्स। आप फॉरेन अफेयर्स देखें, नवंबर का इशू उठाएं, पिछले नवंबर का, उसमें एक लेख है by somebody called Meera Kalin on total war. Now when he or she, I don't know, they write about total war, it resonates with me कि यार ये लेख किसने लिखा है? इतनी अच्छे तत्व, इतने इसके जो नुक्ते हैं, बड़ी गहराई है। That kind of stuff is not playing in the media because the business models are not there. Business model क्या है कि भाई 8:30 बजे आएंगे, 20 मिनट में हम देखेंगे कि भाई चीन को कैसे हमने मात दे देनी है। अब 20 मिनट पे थोड़ी ना हो सकता है, तो गहरा अध्ययन चाहिए। तो मीडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, बट द नेचर इन द मैनर इन विच, बट ऐसा नहीं है, कई बड़े अच्छे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं। आप विष्णु सोम को ले लें, ये कौन है जो भी NDTV में गए हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, राहुल कंवल थे पहले, पलकी बड़ा अच्छा लिखती, पलकी शर्मा राइट्स, सुपर फैन। सो देयर आर सम गुड पीपल आल्सो। ऑपरेशन सिंदूर में कुछ हुआ ना हुआ, बट पलकी जी अलग से झलकी हैं बिल्कुल ही। So she has that very innovative and original way of looking at things. बिल्कुल उनके साथ कटाक्ष, ह्यूमर, कटाक्ष भी है, तत्वों पे पकड़ भी है, and she can simplify a very complex subject. So बस हर जगह वही उसूल है यार कि अगर आपने नेशनल सिक्योरिटी पे लिखना है तो उस पे रिसर्च करनी है, उस पे वो करना है, उसूल वही है, पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही लिख सकते हैं। वही उसूल है अमिताभ वाला, नफीसा अमिताभ वाला, एफर्टलेस बिकॉज देयर इज सो मच एफर्ट। मूवी देखते सर आप? मूवी, अच्छी मूवी देखता हूँ। जैसे कौन सी फेवरेट मूवी कौन सी है?
अभी तो ये हमारे राम प्ले अच्छा, था। प्ले, ओके। हाँ, क्या बढ़िया प्ले था, मैंने आपको समझाया कैसे। और कौन सी मूवीज लास्ट कौन सी देखी थी याद सर? नहीं आ रही हैं, मतलब कोई अच्छी मूवी याद नहीं आ रही। बेबी देखी सर आपने? हाँ, बेबी देखी है? बेबी हाँ, नहीं। अच्छा, फिर तो सर मतलब आई एम नॉट अ मूवी बफ, नहीं सर, बट वो कोई अच्छी मूवी वगैरह आती है तो। यही आर्मी से रिलेटेड ही थी इसलिए। बेबी, बेबी, हाँ। किसके बारे में थी? अक्षय कुमार की एक बेसिकली रॉक ही है वो। मैंने मैनेक्शॉ वाली देखी थी, पसंद नहीं आई। मैनेक्शॉ का किरदार ठीक से किया नहीं है उन्होंने, मेरे को ये लगा। सर हम तो देख के हमारी रोम रोम खड़े हो गए थे। मैनेक्शॉ वाज फार डीपर देन द कैरेक्टर दैट वाज पोर्ट्रेड। वो देखी थी, याद आ रही है। हमारे राम आपकी सर कभी मुलाकात हुई मानेकशॉ सर से? नहीं, हमने उनको देखा है, क्योंकि जब हम व्हेन वी वर ग्रोइंग इन द आर्मी ही वाज जनरल फील्ड मार्शल। बट अगर आप कहें कि वो मेरे दोस्त थे, मित्र थे, तो मित्र तो नहीं सर, वो तो काफी सीनियर थे। सीनियर थे। देखा है, हमारे पासिंग आउट में आए थे, एक आध बार मिले भी हैं। बट अगर आप मैनेक्शॉ से पूछें कि आप राज शुक्ला को जानते हैं, वो कहेंगे नहीं। मित्रता नहीं थी, बट वी आई मीन आवर जनरेशन वाज एन एडमायरर ऑफ मैनेक्शॉ, अ ग्रेट मैन। सर जेनजी को आप कैसे देखते हो? यंगर जनरेशन जो निकल के आ रही है, तो उनका सर आउटलुक चीज़ों को लेके बिल्कुल ही अलग है, मतलब या क्यों तो नहीं होगा यार? आप देखिए, यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। मैंने पराक्रम देखा है, आपने तो पराक्रम देखा ही नहीं। सो यू विल बी डिफरेंट। द वे आई लुक, आई सी पराक्रम में हमने कुछ नहीं किया, अब हमने कमाल कर दिया सिंदूर में। अब मैं कितना भी बोलूँ आपको पता नहीं लगेगा, बिकॉज यू हैव नॉट सीन पराक्रम। सो योर होल व्यू ऑफ लाइफ विल बी डिफरेंट। बट हम कौन से जनरेशन है? 1962 क्या है वो? कौन से जनरेशन हुए हम? जी पी की क्या हुए हैं? तो हर जनरेशन अलग होता है। बट मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं जेनजी। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु से जेनजी बेकार है, हम अच्छे थे। भाई हम थे, हम में बड़े ऐब भी थे, इनमें बड़ी खूबियाँ भी हैं, इनमें हो सकता है कुछ ऐब हों। बट एक बात मैं बता दूं आपको कि यू नो दे से दैट if you are not a liberal at 20 and a conservative at 60, there is something wrong with you. Matlab, when you are young, you look at the world changing, you look at in excited ways. By the time 50s, 60s, you see that there are some enduring values. They don't change. चाहे Gen Z हो या X हो या आगे के जो हो, वो enduring values क्या हैं जिनका मैंने जिक्र किया था। For example, Gen Z शायद ये सोचते हों कि one must be smart, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये जेन ज़ी 60 की उम्र में पहुँचेंगे, इनको पता लगेगा कि दैट डजंट चेंज। सो देयर आर सम एंड्योरिंग वैल्यूज जिनका मैंने जिक्र किया, जी जी, जो ये लॉर्ड राम के उसमें था। दीज थिंग्स दे विल ऑलवेज एंड्योर। बट इफ जेन ज़ी इज मोर टेक्नोलॉजिकली savvy, गुड। मैंने आपको अपना उदाहरण दिया, मैं अखबार पढ़ना बंद कर दिया, आई गो टू यूट्यूब। जब हम बड़े होते थे तो मदर कहती थी टीवी बंद करो, टाइम वेस्ट। नॉनसेंस। It is a source of information. That same TV went to the computer. It has come here. It is source of information. Twitter, आप कितने भी ज्ञानी हो, can you condense a whole thing into 40 characters? It needs brains. It needs skill. Yes. ये कला है। अब जो my father's generation could never do it in 40 characters. अब मैं कोशिश करता हूँ, I struggle. Gen Z does it easily. तो ये सब अब ये मैं देखता हूँ यार, कभी कभी ये जो यंग गर्ल्स ऑन हील्स एंड ऑल, हील्स पे चल रहे हैं आप, और टका 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 टका, आई वंडर हाउ दे डू इट। सो दीज आर ऑल जेन जी स्किल्स, डिजिटल स्किल्स। दे आर मोर डिजिटल, दे आर फ्लुएंट इन दोज वेज, देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ AI may be superior than mine. तो I don't see Gen Z as something which is bad. Gen Z is Gen Z. यस सर। Gen Z is cool. जी सर, बस लास्ट में 3 क्वेश्चन रह गए। एक सर है कि हाउ टू हैव अ ग्रेट कॉमन सेंस। अरे वाह, कहाँ से लिया आपने ये सवाल? मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली कि मोस्ट अनकॉमन थिंग इज कॉमन सेंस। तो भाई ये तो मैं अक्सर कहता हूँ, what defines person A from person B is 2 things, clarity and wisdom. Wisdom is what Vivek. It is undefinable. But somebody says that common sense in an uncommon measure is wisdom. Common sense in an uncommon measure is wisdom. Wisdom क्या है? Wisdom is, if you are not arrogant, you are wise.
हाउ डू यू बिकम वाइज? तो अकबर के दरबार में वन ऑफ द फ्यू हिंदू कोर्टियर्स वाज बीरबल. Why did he value बीरबल? Because बीरबल spoke truth to power. वो अकबर साहब को हमेशा समझाते थे 1-2 हफ्ते बाद या महीने में एक बार कि तुमसे पहले जो शख्स यहाँ नदीम था उसे भी अपना खुदा होने का यकीन था. ग्राउंडिंग, दिस इज विजडम. अब कहीं किसी किताब में थोड़ी ना लिखा है, बट द डे यू स्टार्ट थिंकिंग योर खुदा, that's the end of you. So that realization, if it comes before your end comes, it is wisdom. तो ये wisdom बड़ी अलग चीज है. So it is common sense. Common sense in an uncommon degree is wisdom. So I am a big votary of wisdom, vivek. It is knowledge but far beyond knowledge. It is books but far beyond books. अब ये देखिए आप, wisdom is a very strange quality. I have seen people from villages who have not been formally schooled but very wise. अब वो wisdom कहाँ से आई? उनको हार्वर्ड की एजुकेशन नहीं मिली. They have got wisdom from various sources. Diligence, ये वो. तो बिल्कुल common sense. What is Trump यार? कितने भी उसमें ऐब हो, ट्रम्प में एक क्वालिटी है common sense. कितने भी उसमें ऐब हो कि वो हर चीज में कॉमन सेंस लगाता है. मैं आपके घर खाना खाने आ रहा हूँ, मैं तहजीब से आऊँगा, सोचूंगा क्या बोलूँ. वो आपके यहाँ खाना खाने इसीलिए आएगा कि भाई वो आपसे निकलेगा क्या डील. और अगर आप डील नहीं है तो आएगा ही नहीं आपके घर खाना खाने. जैसे उसने ज़ेलेंस्की से पूछा भाई व्हाट कार्ड्स डू यू हैव. अब कोई कहेगा यार वेरी डिसकर्टियस ये वो. एक वो हकीकत बयान कर रहा था कि यार तुमसे मैं, so I'm not glorifying what Trump says, but this is common sense of one kind. Maybe this common sense is good for America. This common sense may not be good for the world. But वो जहाँ जाता है वही. सऊदी अरेबिया से उन्होंने बोला $600 बिलियन हम आपको देंगे अगर आप आए. ही सर नहीं, $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट करोगे तो आऊँगा. फर्स्ट विजिट. अब यार ये दिस इज बैड मैनर्स, नॉट वेरी गुड behavior in an international system, but this is Trump. Common sense हो गया तब जब $1 ट्रिलियन दिए. कतर ने उसको जेट दिया. लोगों ने कहा you can't take it. He said why? I'm taking it for the president. I'm not taking it home. And my jet is not as good enough. और internally वो बोलता है कि your Air Force One is in bad shape. Make it good. अब लोग कहेंगे bribery. अब ये नजरिए हैं, but उसके नजरिए से common sense. So I do value common sense a lot, but I also, as I began by saying, that other things matter. Oh, I'm a votary of that. Sell your brain and brawn to the highest bidder. Never put a price tag on your heart and soul. This is a personal choice you have to take. मेरा ये मानना है. Got it, sir. ये सर हमारा डिस्कशन काफ़ी होता है सीनियर्स के साथ में, तो ये निकल के आता है कि एजुकेशन का पूरा पर्पज़ ये था कि ये कॉमन सेंस आपके अंदर में आ जाए, बट एजुकेशन के चक्कर में हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे जो उसका पर्पज़ था. तो देखिए, दिस इज व्हाई एजुकेशन इज बीइंग क्वेश्चनड. व्हाई आर द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल दोज हु चोज नॉट टू कंप्लीट देयर एजुकेशन? बिल गेट्स, एक लंबी लिस्ट है. यस सर. जकरबर्ग, स्टीव जॉब्स. बिकॉज योर एजुकेशन सिस्टम हैज बिकम सो स्टूपिड. ट्रू एंड फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, इसी करते रहो यार. ये तुम्हारे कितने परसेंट आए, बट छोड़ने के लिए गट्स चाहिए. Correct, sir. So those who realize, who want wisdom, but they find the education system is not good enough. So everybody has to change. We have to constantly improve our education system. And if I'm not, a wise man says, यार इसमें तो कोई फायदा ही नहीं है, छोड़ो. उसने वही करके दिखा दिया जो आपके एजुकेशन सिस्टम के बाद आप करते. पैसे बनाए, टेक्नोलॉजीज क्रिएट की. So it is conviction, it is these things. And now visit the wisdom of Mark Twain. I took great care never to let my schooling interfere with my education. मतलब जो टीचर बताता था वो ठीक था 1-2 घंटे, फिर मैं अपना एजुकेशन करता था. अभी आप अपने टीचर को देख के कह के बताएं 2 लपड़ मारेगा आपको. सर अभी आपने ट्रम्प और कॉमन सेंस दोनों के बारे में बताया. आई एम सेइंग ही इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉमन सेंस. जी सर. तो एक मुझे वो ट्वीट उनकी याद आ गई जो उन्होंने जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के बाद चल रहा था रिटेलिएशन, तो उसमें उनका जो ट्वीट आया था सीज़ फायर के लिए, उसमें उन्होंने
यही बोला था कि दोनों पार्टीज़ को अपने कॉमन सेंस यूज़ करने के लिए बधाई। तो सर वो ऐसे कमेंट सर यूएस से आना। देखिए ऐसा है कि जब भी कोई युद्ध शुरू होता है इमीडिएटली बैक चैनल्स ओपन, बातचीत शुरू हो जाती है। वो तो अमेरिका से भी बातचीत हो रही थी, बट आप देखिए मूल रूप से इनके जो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, जेडी वैंस, मार्को रूबियो, पीट हेग्सेथ, सब ने ये कहा, तीन चीज़ें कही कि साहब देखिए जो पहलगाम हुआ है उसको हम कंडेम करते हैं। तीनों ने कहा। उन्होंने ये भी कहा दैट इंडिया हैज़ अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, मतलब जो आप हमला कर रहे हैं उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, आप करिए हमला। जो उन्होंने नहीं कहा, आई थिंक मेरा ये मानना है प्राइवेटली उन्होंने कहा हुआ आप करिए, हम कुछ नहीं करेंगे। बट एंड में उन्होंने ये कहा कि देखो यार ज़्यादा एस्केलेट मत करो भाई, कहीं न्यूक्लियर ना हो जाए, ना आपके हित में है ना। तो जो 5 मुद्दे हैं, 4 में तो वो आपके साथ थे, 1 में कह रहे थे एस्केलेट ना करो। अब उसमें बातचीत भी हुई होगी। अब हमने क्या कहा, हम तो कह रहे हैं कि भाई हम वी नेवर द सीज फायर। और आप हकीकत देखें जिस तरह से हमने पाकिस्तान को इसमें पाकिस्तान को मुखी खानी पड़ी, जिस तरह हमने उसको मारा, वो खुद आया हमारे पास। आप देखिए नूर खान वगैरह मारने के बाद उसके पास कुछ बचा ही नहीं था, तो डीजीएमओ आया हमारे पास। अब ट्रंप ने साहब ट्वीट कर दिया, बट आई डोंट थिंक कि दैट इज़ द सेंट्रल इशू, दो एवरीबडी मैटर्स। व्हेन ट्रंप स्पीक्स इट मैटर्स, पुतिन स्पीक्स इट मैटर्स, बट आई डोंट थिंक दैट वी डिड इट एट हिज बेहेस्ट। वी डिड इट बिकॉज द पाकिस्तानीज़ टोल्ड अस, और हमने यार उसको सब कुछ तो कर दिया था, आप करना क्या चाहते हो उसको, क्या उसका अस्तित्व मिटाना चाहते हो? सो स्टेज हैड कम वेयर वी सेड, अब ट्रंप ने ट्वीट कर दिया, अब ट्रंप से कौन झगड़ा करे, ट्रंप ने ट्वीट कर देगा। सो ट्रंप वी मस्ट टेक ट्रंप सीरियसली बट नॉट लिटरली। ही इज सीरियस बट हिज ट्वीट इज नॉट एन ओरिजिनल कैप्चर ऑफ ट्रूथ। ट्वीट कर देते हैं उठ के, मैंने कहा 2 बजे उठ के ट्वीट करते हैं के साथ ये। But he's the president, so you have to listen to his tweets, but they are not material to our foreign policy. जी। अब वो कहते हैं 8 बार किया, आप 9 बार कर दो। 1 बार और। ठीक है सर, मेरे तो सवाल ख़त्म हो गए, और हैं वैसे बहुत सारे, बट मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर ट्राई करूंगा कि आपके साथ में बैठने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एक सवाल लास्ट, जी जी, कि सर एज अ पॉडकास्टर या एज अ पर्सन, मुझे आपने अभी तक ऑब्जर्व किया होगा जितना भी, कुछ अगर मुझे कुछ सीख देना चाहें आप। नहीं, आपको मैं क्या सीख दूंगा, कुछ भी सर, सजेशन जो आपको लगता है कि एक। मेरे को बड़ा अच्छा लगा, आपने बड़े अच्छे सवाल पूछे, ओरिजिनल सवाल पूछे, बट यू हैव टू सी योर ऑडियंसेस, हाउ विल यू ग्रो देम। आपको आप सबसे बड़ा तो मेरा सवाल आपसे ये है कि भाई आजकल यूट्यूबर में कंपटीशन बहुत है, इतने यूट्यूबर्स हैं। जब शुरू हुआ था तो यूट्यूबर्स कम थे। सो हाउ आर यू गोइंग टू बी डिफरेंट? आई थिंक व्हाट विल सेल इज द नीश। आप दूसरों से अलग कैसे हैं, भिन्न कैसे हैं, दैट पॉडकास्ट, यू हैव टू फाइंड दैट पॉडकास्टिंग एलिमेंट। जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशन, यू हैव टू बी डिफरेंट। खेल वही है यार, खेल लंबा है, और इसमें भी वही लंबी रेस के जो घोड़े हैं वही सरवाइव करेंगे, जो छोटी रेस के घोड़े हैं वो निकलते जाएंगे। खेल मेरे समझ में तो वही है, बट इट इज़ ऑल्सो यू हैव टू फाइंड योर ऑडियंस। देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ, भाई 143 करोड़ इंडियंस हैं। आई कैन गेट 2 लाख व्यूज़ फॉर स्टूपिडिटी, यू कैन गेट 4 लाख व्यूज़ फॉर सब्सटेंस। बट वो स्टूपिड वाला बोलेगा यार जब तक बेवकूफ़ी नहीं करोगे ना व्यूज़ नहीं आएंगे। वो उसके व्यूअर्स हैं, बट 4 लाख व्यूज़ वाले भी तो हैं। अब वो आपको किस टाइप का पॉडकास्टर बनना है? If you want to be a substantive podcast, it may take time, but you will find your 4 lakhs. But if you want to be that other kind of podcaster, no sir, तफरी उधर तफरी इधर, तो पहला गेस्ट आपको बुलाए तो आप समझ सकते हैं कि पर्पस क्या है। तो you have to play the game hard and long, as in any other profession. जो भी आप करें, I have not seen a shortcut to success. I cannot see that. You have to, वही जो उसूल है वही है। तो मेरी शुभकामनाएं, जैसे मैंने कहा, अच्छे सवाल पूछे आपने। यू हैव टू फाइंड योर नीश। मेरा ये मानना है कि हिंदी स्पीकिंग वर्ल्ड में ये गलत धारणा है कि देयर इज़ नो प्लेस फॉर सब्सटेंस। पीपल आर इंटेलिजेंट,
they want good podcasts which answer real questions. मेरा ये मानना है. अब जो मेरी मान्यता है इसको आप सही साबित करें या गलत नहीं साबित सर, करें ये आप पे. नहीं सर. सो थैंक यू सो मच सर कि आपने समय निकाला और हमारे साथ में गुफ्तगू करने के लिए तैयार हुए. उम्मीद करते हैं कि आगे और हम मिलते रहें ऐसे ही, ना ही सिर्फ पॉडकास्ट पे बल्कि हम ऑफलाइन भी. बिल्कुल, बहुत बढ़िया. आपको शुभकामनाएं और